हाय. हेलो. हाय हाय. केम छो. हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई जोरों से चल रही है और चलती रहनी चाहिए भाई. एग्जाम आ रहे हैं नज़दीक में, तो आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त हैं, हम भी बहुत मस्त हैं. तो लेके आए हम लोग EISSM के फुल चैप्टर्स का रिवीजन, वो भी डुओ लेक्चर्स जो हम लोग ने जैसे प्रॉमिस किया था. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. लेकिन इसके पहले एक थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए छोटा सा, तो क्यों नहीं, मज़ा आ जाए. बिल्कुल बनता है प्रमोशन. तो जैसे कि ये लोगों का रिजेम्बलेंस मैं हर बार बताता हूँ कि ये अक्षय ठक्कर क्लासेस का शॉर्ट फॉर्म होता है ATC. तो ये अपना हो गया A, ये हो गया T और ये हो गया C. तो ये शंकर भगवान भी आ गए और गणपति भी आ गए, तो बाप बेटे अपने साथ है, तो क्या ही डर अपने को. तो लेके प्रभु का नाम शुरू हो जाते हैं EISSM के फुल चैप्टर रिवीजन डुओ लेक्चर्स के साथ. तो थोड़ा सा प्रमोशन मैम आप कर दीजिए. हाँ जी, तो हमारे यहाँ पर हमारा अक्षय ठक्कर क्लासेस जो है, तो वहाँ पर हम FYJC SYJC कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. और उसमें हम FY BCom से लेके TY BCom पूरा कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. और हर किसी का BAF BBI BMS सभी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. ओके. और प्रोफेशनल लेवल पे भी हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं CA CS CMA का एट ऑल लेवल्स. और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज है तो ये जो नंबर दिया है उस नंबर पे कॉल कर लेना. और अगर आप और फिर कुछ भी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो उसमें ज्वाइन कर लेना CA अक्षय ठक्कर क्लासेस करके. और इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना CA_ अक्षय ठक्कर क्लासेस. और यूट्यूब पे अभी आप देख ही रहे हो. तो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है. ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्प करेगा आप सभी लोगों को. ठीक है, चलो अभी. So let's start with now our lecture. So आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ शुरुआत. तो ये हम लोग कहाँ से पढ़ा रहे, तो ये हम लोग क्विक रिवीजन नोट्स जो ICAI का है BOS पोर्टल पे, उधर से पढ़ा रहे. और इसमें इंस्टीट्यूट ने कुछ ना कुछ थोड़ा सा गापची मारा है. तो वो गापची वर्ड बराबर है, क्योंकि क्या वो वैसा हम लोग के कुछ वर्ड ऐसे है कि समझने के लिए इजी के थे. तो इंस्टीट्यूट ने काफ़ी कुछ इसमें गापची मारा है. तो इसके लिए हम लोग ये जिधर जिधर उन लोगों ने नहीं कवर किया उधर हम लोगों ने कवर किया है, वो इम्पोर्ट किया है मॉड्यूल. तो डोंट वरी, आपको पूरा चैप्टर इधर कवर हो जाएगा और आपको मॉड्यूल खुल के बैठना है यहाँ पे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. सो ई-कॉमर्स का पहले तो डेफिनेशन एक छोटा सा है. तो इसमें चैप्टर का नाम क्या है पहले, ई-कॉमर्स, M-कॉमर्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. तो ये तो फटाफट हो जाएगा और ये मस्त है और इसके ही मार्क्स है, तो इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है. ठीक है. मैम थोड़ा सा माइक होल्ड कर लेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगा. श्योर. ठीक है. तो ई-कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली. वाह. It refers to use of technology to enhance processing of commercial transaction between company and its customer and its business partner. In e-commerce, buyers and sellers interact electronically. ठीक है. Using networks rather though through physical contact or exchange. So e-commerce में मैम क्या बायर से सेलर इलेक्ट्रॉनिकली डील करता है. ठीक है. फिजिकल टच से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉनिकली डील करते हैं. अच्छा, वो जो ई-कॉमर्स के पहले ई जो है दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक. व्हाट? यस मैम, यस. अच्छा, ओके. सो एक छोटा सा डिस्टिंग्विश है ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई-कॉमर्स के. एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है. तो इसमें कोई कोड या कुछ ऐसा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिकल है. तो बेसिस फॉर कंपैरिजन ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई-कॉमर्स. तो पहले डेफिनेशन, traditional commerce includes all those activities which encourage exchange of goods or services which are manual and non-electronic. और इसमें क्या होता है, means carrying out commercial transaction or exchange of information electronically on internet. ठीक है. फिर location, it requires marketplace, it requires market space. फिर size में क्या हो जाएगा, types of items, size of items and number of customer influence the size of the store. इसमें क्या है, size is influenced by products and customer. ठीक है. फिर मार्केटिंग में क्या है, इसमें जैसे कि फिजिकल प्रेजेंस रहता है तो कस्टमर लोग को पता रहता है. सो इट्स नोन टू पोटेंशियल कस्टमर. तो नो नीड टू स्पेंड मच
to acquire new customer as compared to online companies. This is also called one way marketing और this is called one to one marketing. ठीक है, अभी इसमें एक्वायर करना पड़ता है, एफर्ट मनी सब कुछ लगता है. जैसे कि अभी हो गया ट्रांजिटिंग प्रोसेसिंग, तो इसमें मैन्युअली, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली. फिर ये फॉर लिमिटेड टाइम ही रहता है, 11 बजे खुलता है, कोई शॉप 10 बजे खुलता है. ये 24/7/365/366. ठीक है. फिर नेचर ऑफ परचेज, तो इसमें फिजिकली अपन जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इसमें अपन फिजिकली नहीं कर सकते, तो इधर जाके फिजिकली वेरीफाई करके इधर से बाय कर लेने का. ठीक है. फिर कस्टमर इंटरेक्शन, तो फेस टू फेस, स्क्रीन टू फेस. फिर बिजनेस स्कोप क्या है इसका, तो लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया और इसमें वर्ल्ड वाइड रीच है. ठीक है. अपना लेक्चर कोई भी देख सकता है वर्ल्ड में. फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या है, नो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है. रिसोर्स फोकस क्या है, तो सप्लाई साइड, इसमें डिमांड साइड. पेमेंट कैसा हो जा, कैश, क्रेडिट कार्ड, चेक, इसमें कैश, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कैश ऑन डिलीवरी. फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स इंस्टेंटली, इसमें डिपेंडिंग ऑन द एड्रेस अपने को ये हो. फिर फ्रॉड, इसमें रिलेटिवली लेसर होता है, इसमें ज़्यादा होने का चांसेस है क्योंकि लूप होल्स रहता है. ठीक है. प्रोसेस, बिकॉज ऑफ मैनुअल प्रोसेसिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन चेंजेस, चांसेस ऑफ क्लरिकल एरर आर हाई, इसमें चांसेस ऑफ क्लरिकल एरर आर मिनिमम. ठीक है. प्रॉफिट इम्पैक्ट, तो कॉस्ट इंकर्ड ऑन द मिडल मैन, ओवरहेड, इन्वेंट्री एंड लिमिटेड सेल्स रिड्यूसेस द प्रॉफिट. मिडल मैन रहते हैं ये सब, इसमें ऐसा कुछ नहीं. इसमें क्या है, बाय इंक्रीजिंग सेल्स, कटिंग कॉस्ट एंड स्ट्रीमलाइनिंग प्रॉफिट्स, मार्जिन ऑफ मैन्युफैक्चर इज इंक्रीज एंड कस्टमर गेट बेटर प्राइस. तो ये एक अच्छा एडवांटेज है कस्टमर गेट. सो बेसिस फॉर कंपैरिजन क्या था मैम, तो डेफिनेशन था, लोकेशन था, साइज था, मार्केटिंग था, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ परचेज, कमर्शियल कस्टमर इंटरेक्शन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बिजनेस स्कोप, फिर रिसोर्स फोकस, पेमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, फ्रॉड, प्रोसेस, प्रॉफिट इम्पैक्ट. ठीक है. तो मैम एक बार आप बोल देंगे क्या पॉइंट्स, ओके. कुछ पॉइंट्स, सब तो रेलेवेंट नहीं, 5-6 पॉइंट लिखने हैं आपको एग्जाम में. ओके. अभी ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स के बीच में डिफरेंस है. ओके. तो अभी पहले तो डेफिनेशन आ जाएगा, फिर लोकेशन, साइज, मार्केटिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. बाकी कुछ लिखो ना लिखो, ये पॉइंट्स तीनों लिख के आना. लोकेशन, साइज, मार्केटिंग हो गया. फिर बिजनेस का क्या स्कोप क्या था, फिर फ्रॉड क्या है, पेमेंट का मेथड क्या है, फिर क्या पूछा था, प्रॉफिट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, फिर डिलीवरी का कैसे करेंगे हम, डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे, इंस्टेंट की कैसे है, और पेमेंट का मेथड कैसा है, और कैसे सप्लाई साइड है कि डिमांड साइड है, वो भी लिखना था. बस इतना. अगर आप लोगों ने 6-7 पॉइंट्स भी लिखा है तो काफ़ी हो जाएगा. ठीक है. अभी इलस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, तो इसमें 8 स्टेप है मैम, बहुत लॉजिकल स्टेप है. तो गो टू वेबसाइट, ठीक है, सिलेक्ट द प्रोडक्ट टाइप यू विश टू बाय, फिर सिलेक्ट द डिजायर प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्ट, फिर फाइनल चॉइस एंड मेक पेमेंट करना है, फिर रिव्यू फाइनल और कंफर्म पेमेंट करना है, पेमेंट चूज करना है, सीओडी, नेट बैंकिंग क्या करना है, फिर डायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे एंड लास्ट में बेस्ड ऑन डिलीवरी टर्म्स प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू यू. ठीक है. तो मैम एक बार आप भी बता दो, ये तो याद रह जाएगा बच्चों को. पहले अगर समझो हमें कुछ लेना है, समझो अभी मैं लड़की हूँ तो मैं थोड़ा लड़कियों के प्रोडक्ट्स के बारे में बोलूँगी. अभी समझो अभी समझो लड़कियाँ, अभी आपको हैंडबैग लेना है, तो ठीक है, आप पहले तो वेबसाइट पे जाएंगे. ठीक है. वेबसाइट पे जाके फिर हम प्रोडक्ट टाइप बैग सिलेक्ट करेंगे. तो वो बैग में जाके फिर हम कौन सा बैग, तो उसमें से सिलेक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट टाइप. ओके. फिर हम फाइनल चॉइस कर लिया हमने कि ठीक चलिए ये एक बैग लेना है और पेमेंट करना है ऑनलाइन. तो हमें फिर वो पेमेंट फिर रिव्यू करना है, रिव्यू द फाइनल प्राइस एंड कंफर्म द पेमेंट, फाइनल प्राइस टैक्स सब लगा के कितना हो जाएगा. और फिर बाद में पेमेंट ऑप्शन जो भी है, सीओडी, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वो सब कुछ हमें डिस्प्ले हो जाता है. ठीक है. फिर बाद में हमें पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें कौन से वे के थ्रू पेमेंट करना है, और हमें पेमेंट गेटवे पर लेके जाता है पेमेंट करने के लिए. फिर लास्ट में डिलीवरी के टर्म्स के बेसिस पे प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो जाता है. ठीक है. वेरी गुड, वेरी स्मॉल आंसर and very reasonable answer. Yeah. So now let's move on to next question.
सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो इसका कोड है CCTV AE। ठीक है, CCTV मतलब देखो कन्वीनियंस, ठीक है, कूपन एंड डील्स मिलता है अपने को, फिर टाइम सेविंग होता है, फिर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑप्शन रहता है, एनी टाइम एक्सेस रहता है और इजी टू फाइंड रिव्यूज रहता है। इसमें अमेज़न को इमेजिन करो तो ऐसे क्या कन्वीनियंस, ठीक है, फिर कूपन एंड डील्स, फिर टाइम सेविंग, फिर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑप्शन, एनी टाइम एक्सेस, इजी टू फाइंड रिव्यूज। तो मैम एक बार आप रिपीट कीजिए। बेनिफिट्स टू कस्टमर्स है, ई कॉमर्स का बेनिफिट क्या होगा? सी से क्या कन्वीनियंस है, फिर और एक सी से और जैसे कूपन एंड डील्स मिलता है हमें, फिर टी से और क्या था टाइम सेविंग, वी से वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑप्शन है, फिर ए से एनी टाइम एक्सेस होता है और ई से इजी टू फाइंड रिव्यूज। अभी बेनिफिट्स तो सेलर्स क्या क्या होगा मैम, तो ये लॉजिकली याद रखो वरना देखते इंक्रीज कस्टमर बेस मिलेगा, रिकरिंग पेमेंट्स मेड इजी हो जाएगा, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होगा, प्रोवाइड डायनामिक मार्केट होगा, रिडक्शन इन कॉस्ट होगा, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट होगा, इजी एंट्री इनटू न्यू मार्केट, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलेगा, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज और लो बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, तो मैम एक बार आप बोल सकते हैं थोड़ा सा। तो बेनिफिट्स किसको, बिजनेस वाले को क्या, पहले तो उनके लिए इंक्रीज कस्टमर बेस है, फिर रिकरिंग पेमेंट्स होता है, रिकरिंग पेमेंट्स मेड इजी, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है एंड इट प्रोवाइड्स डायनामिक मार्केट, और रिडक्शन होता है, रिडक्शन इन कॉस्ट किसके लिए होता है? टू द सप्लायर, टू द बायर, टू द ओवरहेड कॉस्ट में रिडक्शन होता है, फिर इन्वेंटरी कॉस्ट में रिडक्शन होता है, फिर ओके, फिर बाद में लो बैरियर्स टू एंट्री है, फिर बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिलेज, इजी एंट्री टू द न्यू मार्केट्स। बस इतना पॉइंट्स लिखना है तो तुमको ज्यादा ही मार्क्स देगा। तो ये ऐसा इंस्टेंट कोड बन गया मेरे को, जस्ट इंस्टेंट राइज ले करके मैम, राइज ले तो रिडक्शन सबका दो पॉइंट है, तो रिडक्शन इन कॉस्ट, फिर अपना रिकरिंग पेमेंट में इजी हो गया, इंक्रीज कस्टमर बेस हो गया, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो गया, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स हो गया, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, इजी एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स, फिर लो बैरियर्स टू एंट्री और एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले। और ये रिटेल क्वेश्चन है, ये तो होलसेल क्वेश्चन हो गया, एक रिटेल क्वेश्चन है, रिडक्शन इन कॉस्ट किसको किसको होगा? तो बायर को रिड्यूस कॉस्ट मिलेगा, सप्लायर को रिड्यूस कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट कम होगा और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम होगा। ठीक है, अभी गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? तो इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन और रिडक्शन इन इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटेरियल्स, तो इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन और रिडक्शन इन इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटेरियल्स। ठीक है मैम, एक बार आप बोलिए। पहले बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट के लिए पहले तो क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स टू फाइट करप्शन, बिकॉज़ सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो गवर्नमेंट ट्रैक रख सकता है, फिर रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटेरियल्स, तो डैमेजिंग मटेरियल्स मतलब अभी जो हम वुड सब यूज करते हैं तो मतलब रिडक्शन होगा, इकोलॉजी डैमेज करेगा, तो रिडक्शन इन यूज ऑफ इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटेरियल्स। हर एडवांटेज के साथ एक डिसएडवांटेज आता है मैम, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? तो इसमें इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, फिर हाई स्टार्टअप कॉस्ट रहेगा, लीगल इशू हो जाएगा, सम बिजनेस प्रोसेस में नेवर लेंड देमसेल्फ टू ई-कॉमर्स, अकड़ रहता है ना, कल्चरल इंडिपेंडेंस, जैसे दादा दादी कभी ऑनलाइन नहीं कर देंगे, फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गया, तो क्या क्या हो गया? इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्टार्टअप कॉस्ट, लीगल इशू, सम बिजनेस में नॉट लैंड, कल्चरल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी कंसर्न। अभी ये हो गया कौन सा क्वेश्चन? होलसेल क्वेश्चन। अभी रिटेल क्वेश्चन, ये हाई स्टार्टअप कॉस्ट पे ना, एक हाई स्टार्टअप कॉस्ट पे एक ये क्वेश्चन आता है, रिटेल क्वेश्चन देखो, हाई स्टार्टअप कॉस्ट HSC, तो इसका कोड क्या है? HSC मेंटेनेंस। ठीक है, H से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, S से सेटअप, फिर C से कंट्रोल, C से कनेक्शन और M से मेंटेनेंस। तो क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सेटअप, कनेक्शन, मेंटेनेंस। ठीक है, तो रिलेशन में एक हार्डवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, फिर दोनों सेटअप करते हैं, फिर कनेक्शन जोड़ते हैं दोनों को और फिर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद ही हो गया, तो आप भी एक बार रिपीट कर दीजिए। पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, तो वो आप बताइए। तो डिसएडवांटेज पहले हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मतलब इंटरनेट कनेक्शन के बिना हम चला ही नहीं सकते। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? हाई स्टार्टअप कॉस्ट, फिर थर्ड लीगल इश्यूज क्या है, फिर सम बिजनेस प्रोसेस में नेवर लेंड देमसेल्व्स टू ई-कॉमर्स, जैसे कि डायमंड का बिजनेस वो ई-कॉमर्स में नहीं ला सकते, फिर कल्चरल इंपेडिमेंट्स टू ई-बिजनेस,
फिर सिक्योरिटी कंसर्न, और जैसे कि सर ने अभी रिटेल क्वेश्चन बोला है, तो हाई स्टार्टअप कॉस्ट, उसमें HSC कोड था, तो H में एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर S में सेटअप कॉस्ट, फिर C से कनेक्शन कॉस्ट, फिर M से मेंटेनेंस। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। अभी ई मार्केटिंग मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग इंटरनेट। क्या एक लाइन में डेफिनेशन? प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, अभी वेरियस मॉडल्स ऑफ ई मार्केटिंग है, बहुत इजी है मैम। तो ई शॉप्स है, ठीक है, आपके मॉडल वाइज मैंने नंबर दे के रखे, तो उसमें पहले पोर्टल है, फिर अलग अलग है, ई शॉप्स है, ई मॉल्स है, ई ऑक्शन है, ठीक है, बायर एग्रीगेटर है, वर्चुअल कम्युनिटीज है, फिर ई डिस्ट्रीब्यूशन है, ई प्रोक्योरमेंट है। तो क्या क्या पॉइंट्स है? अभी ई शॉप्स, ई मॉल्स, तो ई मॉल्स का एक इम्पोर्टेंट है, इसमें दो है, एक जनरलाइज्ड और एक स्पेशलाइज्ड। जनरली मतलब जनरल प्रोडक्ट मिलता है, जनरली सब प्रोडक्ट मिलता है मतलब, और स्पेसिफिकली में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आइटम मिलता है। ठीक है, जैसे अपना एग्जांपल 99 एकर्स का 99 एकर्स और कंपल्सरी प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको मिलेगा सर। तो मैं आप भी कंटिन्यू कीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट रिपीट, आप भी कंटिन्यू कीजिए मैम, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए पॉइंट। नहीं मैम, अरे तो क्या था पॉइंट्स? तो पहले तो ई शॉप्स आ जाएगा। ई शॉप्स इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स मतलब अभी स्पेसिफिक शॉप, कोई भी ब्रांड का पर्टिकुलर ब्रांड का, तो उसका ऑनलाइन शॉप। फिर ई मॉल्स, उसमें जनरल मॉल और स्पेशलाइज्ड मॉल, जैसे सर ने बोला। फिर ई ऑक्शन, ऑनलाइन ऑक्शन होता है। और फिर पोर्टल्स आता है। फिर बायर एग्रीगेटर एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमेज़न, ठीक है, अमेज़न, ज़ोमैटो, जहाँ पर सभी सेलर्स आके अपना सामान बेचते हैं। फिर वर्चुअल कम्युनिटी मतलब फेसबुक, वो सब अपना। और फिर ऊपर क्या आ जाता है? वर्चुअल कम्युनिटीज। फिर नेक्स्ट आ जाता है, सर बोल लीजिए मुझे। फिर ई प्रोक्योरमेंट हो गया, ई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, बस ये 2 पॉइंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सर भी मेरे ले रहते हैं। बट ये मैम को दाद देनी पड़ेगी, बिना देखे सब पॉइंट बोल रहे, तो आपको भी ऐसे रट्टा मारते जाना है। जब भी मैं एक बार पॉइंट बोल लूं, उसके बाद मैम के साथ आपको पॉइंट बोलना है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। ये एक मोटो है हमारा, मोटो भी है और पतलो भी है। ठीक है, अभी सम मॉडल्स फॉर ई कॉमर्स, तो इसमें B2C हो गया, B2B हो गया, C2C हो गया, फिर C2B हो गया, C2G हो गया, G2C हो गया और B2C हो गया। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा कॉमेडी बताइए आप। अभी इसमें क्या है? CA, BA, GA सबको आपस में डालना है, सबको एक बार लिंक करना है। हाँ, तो B, C और G को बीच में 2 डाल के लिंक करना है। बस हर किसी को लिंक करना है, बट फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि दोनों के बीच में क्या है, मतलब C2C कंज्यूमर में क्या एक्चुअली होता है। तो वो सब कुछ इतना तो आप लिख लोगे, इतना हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप लोगों को इतना पता होगा। ये 12वीं के क्वेश्चन है। तो B2C हो गया, B2B हो गया, C2C हो गया। पहले B को डालोगे, फिर C से चालू होगा, फिर C2C, C2B, फिर अभी G से चालू हो गया, C से चालू हो गया, C2G भी आ गया, फिर G से चालू हो गया, G2C, G2B, सॉरी B2G, ठीक है, B2G, B2C, B2G, ठीक है। अभी कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स अपन करते हैं। तो इसका अपना यूनियन टेरिटरी वाइब, यूटी वाइब करके एक कोड बना है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो यू से क्या आएगा? यूजर रहेगा मैम। फिर टी से टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर डब्ल्यू से वेब पोर्टल, फिर इंटरनेट नेटवर्क, फिर पेमेंट गेटवे, फिर ई कॉमर्स वेंडर्स, ठीक है। फिर अपना क्या हो गया मैम? यूटी वाइब एक बार आप बोलिए सिर्फ। U for user, T से टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर W से वेब पोर्टल था, I से क्या था? इंटरनेट, P से पेमेंट गेटवे और E से ई कॉमर्स वेंडर। ओके, वेरी गुड मैम। तो ये होलसेल क्वेश्चन हो गया। और ये देख रहे हो LDR, समझ रहे हो? तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी 2 क्वेश्चन है मैम, ठीक है। सॉरी, पहले ई कॉमर्स वेंडर का भी, तो ये अपने को वर्टिकली लिखना है, ये लोग ने स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है। तो क्या क्या आएगा इसमें?
सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा, वेयर हाउस ऑपरेशन आएगा, शिपिंग एंड रिटर्न आएगा, ई कॉमर्स कैटलॉग्स एंड प्रोडक्ट डिलीवरी आएगा, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम आएगा, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस आएगा, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स आएगा, गारंटी, प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी फॉर बेटर एंड इफेक्टिव एफिशिएंट ट्रांजैक्शन। तो ई कॉमर्स मैनेजमेंट में क्या आएगा मैम, एक बार आप रीड कर दीजिए। यस, तो पहले क्या आएगा, सप्लायर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी ई कॉमर्स वेंडर मतलब ई कॉमर्स वेंडर की वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए, तो अभी वापस सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वेयर हाउस ऑपरेशंस है, फिर शिपिंग एंड रिटर्न्स का पॉलिसी होना चाहिए, फिर ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए ऑनलाइन, मतलब आप जो ऑनलाइन अगर खोलोगे तो फिर आपको अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ये सब कुछ चीजें होना चाहिए। फिर क्या हो गया, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम, फिर शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस। अभी इसका मतलब क्या है, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस मतलब अभी आप बोलेंगे हमारा अक्षय ठक्कर क्लासेस है, तो जब भी आप फिजिकली आके आप विजिट करके जाओगे तभी आपको समझेगा ना कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस, तभी आप ऑनलाइन में बिलीव करोगे। तो ये ऐसे था, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस पे डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स क्या है, गारंटी कैसे दे रहे हैं, फिर प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शन कैसे होता है, तो ये सब कुछ कवर हो जाता है ई कॉमर्स वेंडर में। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक रिटेल क्वेश्चन है, तो उसके तीन कंपोनेंट्स है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्या है, स्केलेबल, इजी टू यूज एंड कन्वीनिएंट फॉर कस्टमर और इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मैम, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने का आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इजी टू यूज है, फिर बाद में स्केलेबल है, फिर इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ओके, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी इसका कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, सॉरी, कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटाबेस, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल लाइब्रेरी एंड डेटा इंटरचेंज। तो ये भी एक होलसेल क्वेश्चन हो गया। तो कंपोनेंट्स क्या है, ये अपने को वापस वर्टिकली लिखने का है, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, मतलब कंपोनेंट्स में नॉर्मली क्या क्या आएगा, तो कंप्यूटर, सर्वर एंड डेटाबेस आ जाएगा, मोबाइल ऐप्स आ जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी आ जाएगा और डेटा इंटरचेंज आ जाएगा। तो मैम क्या आएगा कंपोनेंट्स में, कंप्यूटर, सर्वर, डेटाबेस एक आ गया, फिर मोबाइल ऐप आ गया, फिर क्या डेटा इंटरचेंज आ गया, और एक क्या था, डिजिटल लाइब्रेरी। यस, तो ये चार हो गया। अभी मोबाइल ऐप्स भी एक रिटेल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मोबाइल ऐप्स में क्या क्या इंक्लूड होता है पता है, तो क्या क्या इंक्लूड होता है ये मैम आपको बताएंगे। यस, तो मोबाइल ऐप्स है, तो मोबाइल ऐप्स में क्या, मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल हो जाएगा, फिर मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल, ओके, फिर टिकटिंग मॉड्यूल के बाद क्या, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल, फिर क्या आ जाएगा, मोबाइल कस्टमर सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल, लास्ट में मोबाइल बैंकिंग। ओके, तो क्या मोबाइल में, मोबाइल का पहले अपन स्टोर में जाते हैं तो मोबाइल स्टोर फ्रंट मॉड्यूल, फिर उसमें टिकटिंग, मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल, फिर हो जाएगा मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल, फिर मोबाइल कस्टमर सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल और लास्ट में मोबाइल बैंकिंग। ओके, ठीक है मैम, ठीक है, वेरी गुड मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं अभी। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 टायर आर्किटेक्चर, तो इसमें दो ही चीज़ें, प्रेजेंटेशन टायर और डेटाबेस टायर, ठीक है। और 3 टायर आर्किटेक्चर में पेड कोड है, तो उसमें प्रेजेंटेशन टायर भी, डेटाबेस टायर है, लेकिन बीच में एप्लीकेशन टायर है। तो पहले 2 टायर आर्किटेक्चर करते हैं। तो प्रेजेंटेशन टायर में क्या, दिस इज द इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेंडर, ठीक है। और डेटाबेस टायर में क्या है, प्रोडक्ट डेटा रहेगा, प्राइस डेटा, कस्टमर डेटा एंड अदर रिलेटेड डेटा आर केप्ट। सो वेरी सिंपल। अभी एडवांटेजेस क्या है, तो 2 ही टायर है, तो सिस्टम परफॉर्मेंस हायर रहेगा, ठीक है, बिकॉज बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस आर फिजिकली क्लोज, समझ रहे हो। फिर मोर यूजर्स कुड इंटरेक्ट विद सिस्टम, ठीक है। फिर इजी टू सेटअप एंड एंटायर सिस्टम रन स्मूथली, ठीक है। अभी डिसएडवांटेज क्या है, तो यूज़र का एक पॉइंट था तो उधर से आ गया कि परफॉर्मेंस डिटोरेट हो जाएगा इफ़ यूज़र इनकेसेस, ठीक है। मैं हंस रहे, शायद कुछ और ही सोच रहे हैं ठीक है, समझ गए वो लोग क्या, हम लोग समझ के हंस रहे हैं। देयर इज रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ DBMS, ठीक है, सिंस डेटा लैंग्वेज यूज्ड इन द सर्वर इज प्रोप्राइटरी टू ईच वेंडर, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या था मैम, एडवांटेजेस क्या था, पहले तो सिस्टम परफॉर्मेंस इज हायर, ठीक है, परफॉर्मेंस हाई है, फिर मोर यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ में,
फिर बाद में इजी टू सेटअप और एंड मेंटेन एंटायर सिस्टम स्मूथली. ओके. फिर अभी डिसएडवांटेज क्या, अभी सिस्टम स्मूथ परफॉर्मेंस हायर था, सिस्टम का परफॉर्मेंस हायर था ना. क्यों हायर था? क्योंकि उसमें ज़्यादा यूज़र इंटरेक्ट कर सकते थे, बट वो ही हमारा डिसएडवांटेज बन गया. इसकी वजह से यूज़र ज़्यादा होने की वजह से परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो गया. ओके. फिर बाद में क्या, रेस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी है एंड चॉइसेस ऑफ DBMS. यस. अभी थ्री टायर आर्किटेक्चर, तो उसमें प्रेजेंटेशन टायर भी है, डेटाबेस टायर भी है, और इसमें एप्लीकेशन टायर भी है. तो प्रेजेंटेशन टायर में क्या है, टॉप लेवल एंड डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्विस लेवल ऑन वेबसाइट. एप्लीकेशन में क्या है, मिडल वाला है. मिडल टायर, लॉजिक टायर, बिजनेस लॉजिक और लॉजिक टायर. वाओ. इट कंट्रोल्स एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी बाय परफॉर्मिंग डिटेल प्रोसेसिंग. और डेटाबेस टायर में क्या है, टायर हाउसेस डेटाबेस सर्वर्स वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिट्राइव. ठीक है. और डेटाबेस में हमेशा डेटा स्टोर होता है. फिर प्रेजेंटेशन में टॉप लेवल था और ये मिडल लेवल था. और ज़्यादा ही तुमको लिखना है मैम तो ऐसा डायग्राम वायग्राम मस्त बना देना तो खुश हो जाएगा. राइटिंग नहीं समझा तो डायग्राम देख के मार्क्स दे देगा. ठीक है. अभी इसका एडवांटेज क्या है, CCD. तो क्या आएगा, क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस. फिर चेंज मैनेजमेंट इज इजी एंड फास्टर, और डायनामिक लोड बैलेंसिंग इज पॉसिबल. ठीक है. तो मैम एडवांटेजेस क्या क्या है मैम? CCD पहले तो क्लियर डेफिनेशन है. ओके. फिर चेंज मैनेजमेंट, और D फॉर क्लियर सेपरेशन है मैम. सॉरी, क्लियर सेपरेशन है ऑफ यूजर इंटरफेस. और फिर बाद में चेंज मैनेजमेंट इज इजी एंड फास्टर, और बाद में डायनेमिक लोड बैलेंसिंग है. ओके. तो ये हो गया CCD. वेरी गुड. तो ये हो गया. और ICM डिसएडवांटेज है. तो इंक्रीज नीड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट. करंट टूल्स रिलेटिवली इमेच्योर है. ठीक है. और मोर कॉम्प्लेक्स. इमेच्योर है इसके लिए मोर कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. और मेंटेनेंस टूल्स आर करंटली इनएडिक्वेट. तो क्या है मैम डिसएडवांटेजेस ICM का, सॉरी डिसएडवांटेजेस 3 टायर आर्किटेक्चर का? ओके. तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज नीड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए. ओके. फिर करंट टूल्स क्या है, रिलेटिवली इमेच्योर है इसलिए मोर कॉम्प्लेक्स हो जाए. फिर बाद में मेंटेनेंस टूल इज करंटली इनएडिक्वेट. ओके. तो ये हो गया हमारा ICM, डिसएडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स बिजनेस. ओके मैम. ओके. डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस वाज 3 टायर गाइस, कंफ्यूज दिया. आई एम सॉरी. नहीं ठीक है मैम, होता है. 3 टायर आर्किटेक्चर का एडवांटेजेस वाज CCD एंड डिसएडवांटेजेस वाज ICM. ठीक है. और उसका जो कंपोनेंट्स है वो ऊपर का 2 टायर में प्रेजेंटेशन और डेटाबेस टायर है, और नीचे 3 टायर है तो उसमें एप्लीकेशन टायर भी आ जाएगा. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ई-कॉमर्स आर्किटेक्चर. तो ये मैम खाली रीड ही करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. वापस से क्लाइंट यूज़र इंटरफेस है, फिर एप्लीकेशन लेयर है और डेटाबेस लेयर है. ठीक है. तो दिस लेयर ई-कॉमर्स कनेक्ट्स टू हेल्प्स कस्टमर ई-कॉमर्स मर्चेंट. ठीक है. फिर थ्रू दिस एप्लीकेशन कस्टमर लॉग्स टू मर्चेंट सिस्टम. ठीक है. दिस लेयर अलाउज कस्टमर टू चेक द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन मर्चेंट वेबसाइट. ठीक है. तो दिस इंक्लूड्स वेब ब्राउजर ऊपर वाला. फिर डेटाबेस लेयर क्या है, लेयर इज एक्सेसिबल टू यूजर थ्रू एप्लीकेशन लेयर. ठीक है. तो क्या क्या था पॉइंट मैम? यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर. ठीक है. ये आर्किटेक्चर है ई-कॉमर्स का. ठीक है. अभी ई-कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड मोबाइल है, तो इसमें M-कॉमर्स का एक है. तो M-कॉमर्स का ये इतना तो आप लोग याद कर लो. ठीक है. तो M-कॉमर्स क्या है, इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ठीक है. goods and services through wireless handheld device such as cellular, telephone and personal digital assistants. ठीक है. M-commerce enable users to access the internet without finding place to plug in. ठीक है. और the layers of e-commerce architecture wide internet is similar to architecture wide mobile apps except client user interface includes mobile web browser and internet in later. तो क्या है, buying and selling of goods and services wireless using cellular, telephone, handheld, हाँ PDAs. ठीक है. और दूसरा इसमें क्या है पॉइंट, enables users to access internet without plugin. ठीक है. तो मैम ये 2 पॉइंट आप अगर एक बार बोल दो तो.
हाँ, तो एम कॉमर्स है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कैसे हो रहा है? थ्रू वायरलेस हैंडल डिवाइस। ठीक है। बाइंग हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडल डिवाइसेस। ओके, जैसे क्या हो गया, सेलुलर, टेलीफोन या फिर पीडीए जो होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, उसका फुल फॉर्म है। फिर एनेबल करता है यूजर्स टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट नीडिंग टू फाइंड अ प्लेस टू प्लग इन, मतलब वाईफाई के लिए हमें कुछ प्लग इन करना पड़ता है, मोबाइल में क्या प्लग इन करना है तुमको इंटरनेट के लिए, ठीक है। फिर बाद में लेयर ऑफ ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड इंटरनेट सिमिलर टू आर्किटेक्चर वाइड मोबाइल ऐप्स, ठीक है। बस इतना ही था ये पॉइंट्स में। तो इतना जितना हाईलाइट किया है वो अच्छे से कर लो। आई मीन क्या पूरा ही पढ़ लो यार। अभी ये एक अच्छा है, अभी एक वर्कफ्लो डायग्राम दिया है ई कॉमर्स का, वो ऊपर जो अपन ने डायग्राम किया उससे सिमिलर है, तो इसके लिए हम लोग उस पर टाइम नहीं डालते। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, रिस्क एसोसिएटेड विथ ई कॉमर्स, ठीक है। तो इसका कोड मैडम ने बनाया है, रोनाल्डो सिप DNLPQ, ठीक है। एक कोड में से 5 ही पॉइंट लिखना है, बट कोड से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो ये मैम आपको पढ़ाएंगे ये आंसर। ओके, पहला पॉइंट क्या आएगा मैम? पहला आएगा रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आर इज फॉर रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। फिर एन इज फॉर नीड एक्सेस टू इंटरनेट, ओके, एंड लैक ऑफ पर्सनल टच, ओके। फिर ए फ्रॉम अटैक फ्रॉम हैकर्स, ए इज अटैक फ्रॉम हैकर्स। फिर एल इज फॉर एल बोला हमने, एल इज लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ट्रांजैक्शन। फिर डी फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस, और एक डी था, 2 डी था ना। फिर डी के डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, तो रोनाल्डो हो गया हमारा। फिर अभी सिप है, ठीक है, सिप सॉरी डीएन था, डीएन का क्या था, डिनाइल ऑफ सर्विस, और एन फॉर नीड रिकॉग्निशन, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फिर एसआईपी सिप है, सिप का क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और पी से क्या था, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, ठीक है। फिर सिप हो गया। फिर एल से क्या वापस आ जाएगा, लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। फिर क्यू से क्वालिटी इश्यूज आ जाएगा। पी से क्या आ जाएगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। तो ये सब पॉइंट्स है, इसमें से आप कोई भी 7-8 पॉइंट्स लिखोगे तो काफी हो जाएगा ना। यस मैम, यस। तो क्या था ये, रोनाल्डो सिप DNLPQ, ठीक है। ये कोड हम लोग ने ऐसे ही बनाया है टाइम पास के लिए, क्योंकि 14 पॉइंट दिए, हम लोग को 4-5 पॉइंट ही लिखना है, मेजरली 4-5 पॉइंट लिखना है। और रोनाल्डो तक लिखा तो भी चल जाएगा। यस, सो ये आंसर हम लोग यहाँ ही वाइंड अप करते। अभी कंटेंट्स इन ई कॉमर्स बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, सॉरी रिस्क है तो कंट्रोल्स, तो कंट्रोल्स में क्या क्या आएगा, तो ये भी आपको लोग को मैम बताएंगे। पहले ठीक है, कंट्रोल्स ई बिजनेस में लगाना जरूरी है, तो पहले कंट्रोल्स किसके ऊपर लगाना है वो देखना है। तो कंट्रोल्स, यस सर आप अपने आप को क्यों बोलते, आपके ऊपर कंट्रोल लगाना है क्या? आएगी कंट्रोल लगाने वाली कोई ना कोई आएगी, ठीक है। ठीक है, मैं तो सोच रहा था बाजू में ही है। यस, तो अभी कंट्रोल्स क्या क्या किसके ऊपर लगाएंगे हम कंट्रोल। तो पहले तो यूजर्स के ऊपर हम कंट्रोल लगाएंगे, फिर सेलर और बायर के ऊपर कंट्रोल लगाएंगे, फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी कंट्रोल्स है, फिर नेटवर्क्स जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, फिर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, फिर पेमेंट गेटवेज, तो ये सब पे कंट्रोल लगेगा। एक बार मेरे साथ में रिपीट करना, कंट्रोल किसके ऊपर लगेगा, यूजर के ऊपर, सेलर के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, फिर बाद में नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, फिर और एक कौन था सर्विस प्रोवाइडर, और कौन था लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, एंड लास्ट में कौन है, पेमेंट गेटवे। ओके, तो ये हम किसके ऊपर कंट्रोल लगाए वो हमने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट क्या है कि कंट्रोल लगाएंगे। तो पहले तो क्या हम लोग एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क, उनको एजुकेट करना है कि ये किस तरह का रिस्क है। फिर सेकंड क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी टू इट्स कस्टमर्स। पहले हम हेड पॉइंट्स पढ़ लेते, फिर हम उसके अंदर का डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहले क्या था, एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी टू इट्स कस्टमर्स। फिर थर्ड क्या, इंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी ऑफ स्टैंडर्ड्स, और लास्ट में प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। ठीक है, ये सब पॉइंट्स बहुत लॉजिकली आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। एजुकेट किया पार्टिसिपेंट्स को, फिर कम्युनिकेट किया ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी जो भी है कस्टमर्स से, फिर इंश्योर किया कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स का, फिर हमें ई कॉमर्स बिजनेस को इंट्रूजन से प्रोटेक्ट करना ही है। ठीक है, तो अभी फिर हम रिटेल क्वेश्चन पे जाते हैं।
तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी जो कस्टमर्स को क्या क्या बताएंगे, पहले तो प्राइवेसी पॉलिसी बताएंगे, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम बता देंगे, फिर शिपिंग बिलिंग पॉलिसी जो भी है, फिर रिफंड पॉलिसीज। तो हमारा 3 तरह का पॉलिसी हो जाएगा। यस, 3 पॉलिसी हो जाएगा, प्राइवेसी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सॉरी शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसी और रिफंड पॉलिसी, और इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी के बारे में बता देंगे। और इसमें मैम प्रोटेक्शन फ्रॉम इंट्रूशन था, तो इंट्रूशन मतलब क्या क्या हो जाएगा, जैसे वायरसेस हो गया, फिर हाईजैक से हैकर्स से हो गया, फिर बाद में पासवर्ड से हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, फिर रेगुलर सब सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहेंगे। तो इंट्रूजन से हम लोग कैसे ये प्रोटेक्ट करेंगे, तो देखो हैकर्स से, वायरस से, फिर पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट करेंगे और रेगुलरली अपडेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और सेंसिटिव डेटा भी एक पॉइंट है, ठीक, और नो द डिटेल्स ऑफ योर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो ऐसे ही, सेंसिटिव डेटा और नो द डिटेल्स ऑफ योर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये इतना करने से अपना इंट्रूजन हो जाएगा। बेसिकली ये 4 पॉइंट याद रखना हो जाएगा आपका काम। अभी नेक्स्ट अपना बहुत सिंपल, अभी ये रीडिंग प्रोविजन बोलते हैं ना अपन, रीड क्वेश्चन, 1 टाइम रीड क्वेश्चन कभी आ गए तो वैसे गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। तो इसमें क्या है मैम, तो आप थोड़ा सा मैम अगर बता दे तो। हाँ, गाइडलाइंस क्या मतलब, अभी बिलिंग कैसे बनाना है, ई कॉमर्स पे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करके बनाना है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो बिलिंग है, तो बिल कैसे इशू करना है, उसमें क्या फॉर्मेट होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट गारंटी वारंटी मतलब क्या कैसे होना चाहिए, फिर शिपिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए, फिर बाद में डिलीवरी पॉलिसी क्या होना चाहिए, फिर रिटर्न का क्या पॉलिसी है, पेमेंट का कैसे पॉलिसी है। तो ये सब कुछ था गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। क्या क्या था, बिलिंग कैसे, बिलिंग, प्रोडक्ट गारंटी वारंटी, शिपिंग, फिर डिलीवरी, फिर रिटर्न, फिर पेमेंट। ठीक है, इसको याद करना है तो आपको एक ट्रैक आप ऐसे लिंक करके कर सकते हो। पहले आप करोगे, पहले क्या बिलिंग करोगे, आप कोई भी बिल करते हो, फिर आप उसका गारंटी वारंटी देखते हो, फिर हमें वो सामान चाहिए तो शिपिंग होता है, फिर उसका डिलीवरी होता है, फिर हम नहीं पसंद है तो हम रिटर्न करते हैं, फिर पेमेंट वापस से मिलता है। ओके, फिर क्या आ जाएगा फिर सर, फिर नेक्स्ट ये आ जाएगा ना, फिर नेक्स्ट है कमर्शियल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। तो बहुत जो भी एक्ट आप लोगों ने पढ़ा ना, सबका नाम लिख दो। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, FTP 1992, कस्टमर एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनल में पढ़ोगे आप लोग, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। कंपनीज एक्ट 13 भी वापस से पढ़ोगे फाइनल में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, GST वापस से पढ़ोगे, कंपटीशन एक्ट पढ़ोगे अगर इलेक्टिव लोगे लॉ तो, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या मैम, इनकम टैक्स और GST याद रखना, कंपनीज एक्ट याद रखना, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचपन में पढ़ा था, फिर GST से कस्टम, कंपटीशन एक्ट, फैमा एक्ट। ये आंसर आ गए तो आपने बहुत पुण्य किए। ठीक है, अभी स्पेशल ये क्वेश्चन मैम पढ़ लेते। ठीक है, फोर्सेस बिहाइंड द ई कॉमर्स रेवोल्यूशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्सेस बिहाइंड ई कॉमर्स रेवोल्यूशन। तो क्या हो गया मैम, बाप अपने पीसीस जो है ना, हम लोग के बाप पीसीस है। ठीक है, हम लोग ऐसा छोटा मोटा पीसी यूज नहीं करते, बाप पीसीस यूज करते। तो बी से बायोमेट्रिक्स, फिर ए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस, फिर ये प्लोरिफिकेशन ऑफ मोबाइल डिवाइस। ठीक है, फिर ये कैसे कैसे वर्ड है, प्लोरिफिकेशन ऑफ मोबाइल डिवाइस, फिर कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर सोशल नेटवर्क, फिर सपोर्ट फ्रॉम IT गवर्निंग लॉस। तो क्या हो गया, बाप पीसी। तो बायोमेट्रिक, AI, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, प्लोरिफिकेशन ऑफ मोबाइल डिवाइस, फिर ये अपना कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर सोशल नेटवर्क, और फिर सपोर्ट फ्रॉम IT गवर्निंग। तो मैम एक बार आप रिपीट कर दीजिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फोर्सेस बिहाइंड ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन। फोर्सेस क्या होगा, बाप पीसीस। ओके, तो फिर व्हाट वाज दैट, बी से बायोमेट्रिक्स, ए से AI, पी से प्रेडिक्टिव एनालिसिस, वापस से और एक पी आएगा, प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल डिवाइस, फिर सी से कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इंटरनेट, एस से क्या था, सोशल नेटवर्क और सपोर्ट ऑफ IT गवर्निंग लॉस। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एक है स्पेशल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स।
तो ये ऑब्जेक्टिव्स, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को समराइज कर किया है ये लोग ने। सो तो पहला इसमें देखो 3 लीगल रिकॉग्निशन का पॉइंट है, ठीक है, एक लीगल सैंक्शन का पॉइंट है, हाँ। एक लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट है, फिर सब साइबर क्राइम को अपने को मैनेज करना है, और फिर क्या है, एप्लीकेबल टू ऑल फर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो पहला क्या है मालूम है, 3 लीगल रिकॉग्निशन क्या है पता है, तो लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन, फिर बाद में लीगल रिकॉग्निशन फॉर डीएससी, ठीक है, फिर लीगल रिकॉग्निशन का एक पॉइंट है फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पहला ये लिखना, फिर दूसरा ये लिखना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, फिर तीसरा ये लिखना डीएससी का। तो इससे डीएससी से आप लोग को याद आ जाएगा फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का पॉइंट, और फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो स्टोरेज ऑफ डेटा भी करेंगे, ठीक है। फिर लीगल सैंक्शन दे देंगे फंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली के लिए, फिर अपना इससे सैंक्शन देने के बाद वो अमेंड करेंगे अपन आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, और फिर अपन लास्ट में मैनेज कर लेंगे सब साइबर क्राइम्स, और इट्स एप्लीकेबल टू ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो कैसे याद रखेंगे ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट, क्या क्या है आईटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स मैम, तो 3 लीगल रिकॉग्निशन। तो पहला लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर लीगल रिकॉग्निशन दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डीएससी, तो डीएससी से याद आएगा फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर उसे आएगा स्टोरिंग ऑफ डेटा, फिर नेक्स्ट आपका कौन सा बन जाएगा, तो लीगल सैंक्शन का, ये वाला लीगल सैंक्शन टू ट्रांसफर फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली, फिर एक लीगल नीचे इससे अपने को याद आएगा कि आईपीसी का, अमेंड आईपीसी, फिर दूसरा पॉइंट आएगा लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट ई कॉमर्स, फिर लास्ट में मैनेज ऑल साइबर क्राइम्स एंड एप्लीकेबल टू ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो एक बार मैम भी रिपीट करेंगे तो एकदम याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट 2000। तो पहले तो लीगल रिकॉग्निशन का 3 पॉइंट्स था। तो पहला लीगल रिकॉग्निशन का क्या पॉइंट है, लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस, जो हमने कैसे कैरी किया था, ट्रांजैक्शंस का था, ओके। फिर बाद में सेकंड क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लीगल रिकॉग्निशन, और थर्ड क्या था, डीएससी का। तो डीएससी से हम क्या करेंगे, फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, फाइलिंग किए डॉक्यूमेंट्स का फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर स्टोरेज ऑफ डेटा, फिर क्या था, फिर लीगल सैंक्शन होगा लोन का, फिर हम क्या करेंगे, उनको अमेंड करेंगे आईपीसी कोड को, ओके, आईपीसी को अमेंड किया, फिर साइबर क्राइम किया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर किया, फिर साइबर क्राइम का, फिर बाद में इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्टिविटी इन इंडिया। तो समझ गए आप लोग, ये आंसर बहुत इजी था। 3 लीगल रिकॉग्निशन याद रखना, या दिस कैन कम इन एग्जाम, यस। सो लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शन, फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर डीएससी, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, स्टोरेज ऑफ डेटा, फिर उससे अपने को लीगल सैंक्शन याद आया, फिर आईपीसी को अमेंड करना था, फिर लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट, फिर मैनेज ऑल साइबर क्राइम्स, और लास्ट में अपना पॉइंट था एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो मस्त से याद हो गया ये। और आरबीआई का एक बार रीड करना है आपको। तो आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम frames guidelines to be followed by e-commerce and m-commerce merchants allowing online payments through various modes। ठीक है, अभी आईटी एक्ट का ये कुछ सेक्शंस है जो इम्पोर्टेंट लगते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम लोग ने ये कर लिया, इधर इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो सेक्शन 4 क्या है पता है, रिकॉर्ड्स के बारे में। सेक्शन 3 क्या है, डीएससी के बारे में। सेक्शन 35 3 और 5 तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। फिर सेक्शन 6 क्या है, 6 है सेक्शन, तो फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर सेक्शन 14 है तो सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और सेक्शन 15 क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न फॉर डीएससी। तो ये देखो, सेक्शन 4 रिकॉर्ड्स का, सेक्शन 3 डीएससी का, फिर 3 5 15, वेरी गुड। तो सिक्योरिटी कंसर्न फॉर डीएससी। फिर 3 and 5 क्या है, तो 35 क्या है, मतलब सर्टिफाइंग ऑथर। फिर 6 क्या है, फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट। और 14 क्या है, ये रिकॉर्ड्स का जो चालू किया था, तो +10 क्या, तो सिक्योरिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो मैम एक बार आप भी रिपीट कर दीजिए। मैं एक पूछता हूँ, आप बताइए। सेक्शन 4 रिकॉर्ड्स, सेक्शन 3 डीएससी, सेक्शन 35 सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सेक्शन 6 filing of any documents, any form application,
एंड डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 14, और सिक्योरिटी फॉर रिकॉर्ड्स जो भी हमने किया था, सेक्शन 15। ये डीएससी का सिक्योरिटी था। Very good, ma'am. So now let's move on to next question then. So digital payments. अबे डिजिटल पेमेंट्स क्या मैम? तो डिजिटल पेमेंट is a way of payment which is made through digital modes. Wow. So payer and payee both uses digital modes to send and receive money. Wow. It is also called electronic payment. ठीक है. No hard cash is involved. ठीक है. Soft cash. So no hard cash is involved. ठीक है. ये जोक का पचका हो गया. ठीक है. Advantages of digital payment क्या है? तो अपन पास होएंगे तो पेड़े लेके वेलकम होगा अपना. तो एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या है? सो पी से क्या है मैम? पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है. ई से क्या है? इजी एंड कन्वीनियंट. ठीक है. डी से डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस. फिर ई से वापस क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली. फिर वेलकम. तो डब्ल्यू से रिटर्न रिकॉर्ड, लेस रिस्क और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस. ठीक है. तो एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या है मैम? पेडे वेलकम. यस, हमारे घर पे हमारा पेड़े से वेलकम होगा. तो एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट, तो मोदी जी ने भी डिजिटल पेमेंट का इसी तरह से वेलकम किया था. ठीक है. तो पहले था क्या? पी से, पी क्या था? पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर. ई से क्या था? इजी एंड कन्वीनियंट है और डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस मिल जाता है हमें. फिर क्या था? एनवायरमेंट फ्रेंडली है. ओके. फिर बाद में डब्ल्यू से क्या है? रिटर्न रिकॉर्ड मिल जाता है, लेस रिस्क है ये. और क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू बिजनेस. अभी डिसएडवांटेज क्या है? तो तोड़ आ रहा है अपना. ठीक है. तो आ रहा है को टूट जाता है डिजिटल में. ठीक है. तो टी से क्या आएगा मैम? द आएगा इसमें, द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस. फिर ओवर स्पेंडिंग हो जाता है. फिर डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन हो जाता है. फिर अपना डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन हो जाता है, जैसे कि कोई लोग शिफ्ट ही नहीं करते टेक्नोलॉजी में. फिर अपना आर से क्या आएगा? रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट हो जाएगा. और आई से क्या आएगा? इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट आ जाएगा. तो ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या है? तोड़ आ रहा है. यस, तोड़ आ रहा है. ड्रॉबैक्स टी से क्या आ जाएगा? द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट चाहिए. ओ से ओवर स्पेंडिंग, झटाझट जीपे जीपे. फिर डी से क्या? डी से क्या था? डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन और डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन. तोड़ हो गया. फिर आर से क्या था? रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट. फिर आई से आ जाएगा इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट. तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. ठीक है. ठीक है मैम. और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या था? तो कार्ड्स था. तो पहले अपन क्या? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स और नेट बैंकिंग ज़्यादा यूज़ करते थे. अभी क्या? यूपीआई, जी पे, ये ना पे ना वो पे ना ये पे ना जी पे ना एच पे ना एल पे ना. ठीक है. तो अभी न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट क्या आएगा? तो यूपीआई एप्स हो गया, आईएमपीएस हो गया, मोबाइल एप्स हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, एईपीएस हो गया, यूएसएसएसडी हो गया, फिर मोबाइल बैंकिंग हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ईयूपी हो गया. ठीक है. तो ये थोड़ा मैडम आपको ज्ञान देंगे ये सब में. ओके. पहले तो मैम पॉइंट्स बोल दो. पहले तो क्या? यूपीआई हो गया. फिर आईएमपीएस, मोबाइल एप्स, मोबाइल वॉलेट, एईपीएस, यूएसएसडी. ओके. फिर बाद में हमारा हो गया मोबाइल बैंकिंग, फिर क्रिप्टो करेंसी, ई रूपी. ठीक है. तो अभी ना ये सब इंडिविजुअली आप सब लिख दोगे, बस इसमें नया दो चीज़ें जो है अमेंडमेंट आया है. क्या? क्रिप्टो करेंसी और एक ई रूपी. ये दो आपको इंडिविजुअली शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं. तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी हम लोग अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक वे से हम पे करते हैं एंड ये सिक्योर्ड होता है, क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर्ड होता है. ठीक है. और ये हम डिजिटल वे में स्टोर करते हैं. क्रिप्टो करेंसी में आप डेफिनेशन मतलब 2-3 पॉइंट्स ऐसे लिख देना. और मेन अभी ई रूपी का कैसे है? ई रूपी क्या है? जैसे कि यूपीआई एक फॉर्म है पेमेंट का, तो उसी तरह ई रूपी है. और ई रूपी का मोटिव क्या है? ई रूपी इज पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक, मतलब जिस पर्सन को देना है और जो पर्पस के लिए देना है उसी पर्पस के लिए वो यूटिलाइज होगा, उसके अलावा यूटिलाइज नहीं होगा. तो अभी समझो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए दिया है, तो वो पैसा हम उसी के पर्पस के लिए यूज़ कर पाएंगे. मतलब वो ऑलरेडी ऐसे फॉर्म में रहता है कि हम वो पर्सन ना ही किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना ही वो किसी और पर्सन को दे सकते हैं हम.
ठीक है। तो व्हाट इज ई-रूपी? इट इज़ अ पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यू मोड ऑफ पेमेंट्स। यस, ठीक है। फिर ये आधार अनेबल्ड में क्या होता है, आधार नंबर से पे हो सकता है। Yes. ये एक नया होता है यूएसएसडीडी, मतलब आप पे कर सकते हो बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक से। यस, कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन बायोमेट्रिक तो है ना अपने पास, उससे पे कर सकते हैं। यूएसएसडी मतलब डब्बा फोन से *99 हैश करके दबाते तो आपको पूरा लिस्ट है। डब्बा लेके आप एंड्रॉइड में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप नॉट इवन डब्बा, आप अपने एंड्रॉइड में भी अगर *99 हैश करके टाइप करोगे ना, आपको पूरा बैंक का डिटेल्स आ जाएगा, अगर आपका ना मोबाइल नंबर बैंक से लिंक्ड है तो। ठीक है, अभी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी तो ये एक ही है, तो जस्ट एक बार पढ़ ले, अपन देख लेते क्या क्या पढ़ने वाले। वर्चुअलाइजेशन पढ़ने वाले, ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ने वाले, मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ने वाले, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, एआई, वेब 3, बाय और ग्रीन कंप्यूटिंग। ये पढ़ने में जो अपने को मजा आने वाला है, यही चैप्टर की जान है। Yes. ठीक है, सो जान को अपन जान से बढ़कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन मीन्स टू क्रिएट वर्चुअल वर्जन ऑफ डिवाइस और रिसोर्स such as server, storage, network, or even operating system, where framework divides resource into one or more execution environment. This refers to technology designed to provide layer of abstraction between computer and hardware system and software running on them. ठीक है मैम, थैंक यू। आप माइक पकड़ते, वरना मैं क्या ही दो हाथों से पकड़ता। मतलब वर्चुअलाइजेशन मीन्स टू क्रिएट वर्चुअल वर्जन ऑफ डिवाइस और रिसोर्स। ठीक है, सच ए सर्वर, स्टोरेज डिवाइस हो। अभी एप्लीकेशन एरियाज इसका इंपॉर्टेंट है, तो एप्लीकेशन एरियाज क्या आएगा? सर्वर कंसोलिडेशन, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी, ठीक है, फिर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। पोर्टेबल से 2 पॉइंट, तो पोर्टेबल एप्लीकेशन और पोर्टेबल वर्क स्पेस। तो क्या है? सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग ट्रेनिंग हो जाएगा, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्क स्पेस। तो मैम क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन एरिया क्या क्या हो जाएगा वर्चुअलाइजेशन का? पहले तो क्या सर्वर कंसोलिडेशन, फिर डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, फिर पोर्टेबल से 2 पॉइंट है, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्क स्पेस। क्या आ जाएगा फटाफट? सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्क स्पेस। ठीक है, अभी कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो सिंपल है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, स्टोरेज, सॉरी, हार्डवेयर, नेटवर्क और स्टोरेज। तो कॉमन टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या है मैम? हार्डवेयर, स्टोरेज और नेटवर्क। तो एक एक ये रीड कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि HSN कोड रहता है वैसे ही हार्डवेयर, सॉफ्ट, स्टोरेज है लेकिन इसमें, और नेटवर्क। तो अभी हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या है? तो दिस रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन्स दैट एक्ट्स लाइक रियल कंप्यूटर, ठीक है, विद ऑपरेटिंग सिस्टम। The basic idea of hardware virtualization is to consolidate small physical servers into one large server. ठीक है, छोटे छोटे मिलके बड़े करते हैं, ठीक है, so that processor can be used more effectively. Oh wow. ठीक है, for example, computer that is running on Microsoft Windows may host virtual machine, ठीक है, that looks like computer with Linux operating system. तो हार्डवेयर का क्या था कि एक्स लाइक अ रियल कंप्यूटर सिस्टम विद ओएस, ठीक है, और स्मॉल स्मॉल बन के एक लार्ज बनता है। क्या बोल रहे हो सर? स्मॉल स्मॉल बन के एक लार्ज बनता है। ठीक है, अभी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या? इट्स मेथड ऑफ कंबाइनिंग अवेलेबल रिसोर्स इन अ नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अ अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल। तो क्या करता है? कंबाइनिंग अवेलेबल रिसोर्स विथ नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप बैंडविड्थ इनटू चैनल। और फिर इसमें क्या? It is intended to optimize network speed, reliability, flexibility, scalability और security। तो जितना भी ability है याद रखना, flexibility, reliability, scalability और security। और storage virtualization में क्या है? Pooling of data from multiple storage devices। फिर it helps storage administrator to perform task of backup, archiving and recovery more easily in less time। ठीक है, मतलब डिस्कसिंग द एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन था। अभी इसमें मेन ये था एप्लीकेशन एरिया, तो सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्क प्लेस। अभी ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है मैम? बहुत ईजी है।
तो इसमें क्या है, इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेयर्ड विद एवरी अदर कंप्यूटर. ठीक है, एक अपने को शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है, इन अदर सिस्टम इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. तो क्या सब रिसोर्सेज एक दूसरे को शेयर होता है. जैसे अपने ऑफिस में एक इधर लैपटॉप है, एक उधर है, तो इधर से प्रिंट दिया तो प्रिंटर तो एक ही है कनेक्ट, तो किधर से भी दिया तो इट्स शेयर्ड रिसोर्सेज. ओके, सो अभी बेनिफिट्स क्या है इसमें. तो इसमें हम लोग ने कोड बनाया VRAM-MRP. ठीक है, तो VRAM-MRP करके एक कोड है. तो V से क्या आएगा, वर्चुअल रिसोर्सेज एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन. फिर रिलायबिलिटी. फिर अब एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज. M से क्या आएगा मैम, मैनेजमेंट. फिर MRP तो मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज. फिर R से रिसोर्स बैलेंसिंग और पैरेलल CPU कैपेसिटी. तो मैम एक बार बेनिफिट्स आप अच्छे से बता दीजिए. हाँ, तो बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग. लाइक अभी पहले ग्रिड कंप्यूटिंग क्या था कि मतलब वो एक मतलब हम लोग ने ये कोड क्यों बनाया VRAM-MRP, मतलब वर्चुअल राम भगवान का हमने लिया वर्चुअल राम MRP. मतलब हमारी किसी डिवाइस का कैपेसिटी इतना नहीं है, तो हमने हमारे पास 2-3 डिवाइस था, तो हमने वो डिवाइस में अनयूटिलाइज कैपेसिटी था, तो वो हमने कैपेसिटी ये जो हमें जो डिवाइस में चाहिए था उसमें यूटिलाइज किया है. ठीक है, और इसका फिर कोड क्या है, वर्चुअल राम. ठीक है, वर्चुअल राम MRP. तो पहले V से क्या आएगा, वर्चुअल रिसोर्स एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन. फिर रिलायबिलिटी था. फिर A से क्या आएगा, एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज. फिर मैनेजमेंट. फिर MRP से मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. R से व्हाट वाज रिसोर्स बैलेंसिंग. और P से पैरेलल CPU कैपेसिटी. ठीक है, तो ये हो गया हमारे बेनिफिट्स. और फिर अभी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो इसमें क्या है, CS करना है. ठीक है, तो C 2 है, S 3 है. तो कंप्यूटेशन करना है, फिर कम्युनिकेशन करना है, फिर बाद में S से क्या करना है मैम, स्टोरेज करना है, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसेस देखने हैं और स्पेशल इक्विपमेंट देखने हैं. तो बहुत इजी था. क्या था, कंप्यूटेशन, कम्युनिकेशन. ठीक है, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस और स्पेशल इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज. तो एक बार मैम रिपीट कर दीजिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पहले तो CS करना है ना, तो C2 और S3, C2 S3. तो C से क्या, कंप्यूटेशन आ जाएगा, और कम्युनिकेशन, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंस, फिर स्पेशल इक्विपमेंट कैपेसिटी, आर्किटेक्चर्स एंड पॉलिसीज. सिक्योरिटी में क्या है मैम, सिक्योरिटी में तो सिक्योरिटी में सिक्योर साइन इन है. ठीक है, फिर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल. फिर इंटरऑपरेबिलिटी विद लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन. फिर एक्सपोर्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, सपोर्ट फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन, सपोर्ट फॉर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट. सर कुछ भी याद नहीं रहा, याद कराना हमारा काम. ठीक है, तो पहले तो 2 चीज़ में सपोर्ट है. तो सपोर्ट फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन, सपोर्ट फॉर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, ये लास्ट में लिखना. फिर मैनेजमेंट का पॉइंट्स है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट. फिर ऊपर आ जाना मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल. तो 3 पॉइंट इधर हो गया मैम आपका. फिर ये बिलिटी वाला याद रखना था, एक्सपोर्टेबिलिटी. फिर ये इंटरऑपरेबिलिटी विद लोकल ये. फिर स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसे ही याद रखना. और एस से पॉइंट है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन और सिक्योर साइन ऑन. ठीक है, सिक्योर सिंगल साइन ऑन. तो क्या क्या था वापस से, तो 2 चीज से सपोर्ट. तो सपोर्ट फ्रॉम सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन, सपोर्ट फ्रॉम मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, फिर मैनेजमेंट का पॉइंट. तो रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, फिर ऊपर मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल. फिर बिलिटी वाले पॉइंट, एक्सपोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी विद लोकल मशीन. फिर अपना एक पॉइंट अपना स्टैंडर्डाइजेशन, और लास्ट में सिक्योर साइन ऑन, सिक्योर सिंगल साइन ऑन. ठीक है, तो मैम एक बार आप रिपीट कर देंगे पॉइंट्स. तो ये क्वेश्चन क्या है, सिक्योरिटी इन ग्रिड कंप्यूटिंग. हाँ,
तो सिक्योरिटी सब, जैसे कि अभी सॉरी सबसे पहले बोला कि सपोर्ट चाहिए, दो चीज़ों का सपोर्ट है। तो पहला सपोर्ट है कि पहले सपोर्ट फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन और दूसरा कि सपोर्ट फॉर मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन। सपोर्ट का पॉइंट हो गया। फिर क्या था, मैनेजमेंट रिलेटेड 2 पॉइंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट एंड क्रेडेंशियल्स, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स। ओके, फिर एबिलिटी के ऊपर इंटरऑपरेबिलिटी विद लोकल सिक्योरिटी सोल्यूशन, एक्सपोर्टेबिलिटी, फिर स्टैंडर्डाइजेशन और सिक्योर सिंगल साइन ऑन। ये हो गया हमारा सिक्योरिटी। ओके, ठीक है। यस। ओके, अभी ये एक एलडीआर क्वेश्चन लेकर आए मेरे को, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो किधर किधर एप्लीकेबल है, तो सिविल इंजीनियर यूज़ करते, इंश्योरेंस कंपनी यूज़ करते, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते, एंटरप्राइज एंटरप्राइज इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्स के लिए यूज करते हैं। हाँ, एंटरप्राइज खुद इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर लार्ज स्केल इंजीनियरिंग, साइंस एंड फिल्म इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो देखो कैसा, फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंशियल, फिर सिविल लगता है बाहुबली मूवी, फिर सबका इंश्योरेंस लेते, फिर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर लेते, फिर इंटरनली और एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं, और लार्ज स्केल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन एरियाज क्या, सिविल इंजीनियर्स हो जाएगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी, फिर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि हमें एप्लीकेशन किसने दिया था, अभी हमारे सेटअप के लिए तो दीपेन सर, तो हमने उनको रखा एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। फिर एंटरप्राइज इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, फिर लार्ज स्केल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिल्म इंडस्ट्री और फिनेंशियल इंडस्ट्री, ओ सॉरी फिल्म नहीं, फिल्म इंडस्ट्री और फिनेंशियल इंडस्ट्री। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है अभी। बादल कंप्यूटिंग, ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बोथ, ठीक है, कॉम्बिनेशन है ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स डिलीवर्ड एज नेटवर्क सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग याद आया तो बोलना कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, किसका, हार्डवेयर एंड सर्वर, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डिलीवर्ड थ्रू नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है, इट एनेबल्स एनी टाइम एक्सेस टू शेयर्ड पूल ऑफ एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज। इसमें क्या है, एक्सेस कैसा हो जाएगा, सिंपल और फ्रंट एंड इंटरफेस रहेगा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे ना आप तो फुल मार्क्स मिलेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे तो मार्क्स कटेगा, तो सोच लो आपको क्या बोलना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, वाओ पर्ट। तो डब्ल्यू से क्या आएगा मैम, W से आ जाएगा आपका वर्कलोड मूवमेंट, O से क्या आएगा, ऑन डिमांड, वापस से W आ गया, वाइड रेंज एक्सेस ऑफ नेटवर्क, वाइड रेंज व्हाट वाज दैट, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज, वाओ हो गया। P से क्या है, पेपर यूज, हम जैसे इस्तेमाल करेंगे हमें वैसे पे करना है। E से इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, R से क्या है, रेजिलियंसी, और T से क्या है, मल्टी टेनेंसी। तो क्या था वाओ पर्ट का, तो W से था वर्कलोड मूवमेंट, O से ऑन डिमांड, वापस से W वर्क, वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज, फिर P से पेपर यूज, E से इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, फिर R से रेजिलियंसी और T से मल्टी टेनेंसी। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओ मैम को फुल मार्क्स लग रहे हैं। फिर एडवांटेजेस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो इसमें अब ऐसे ही बना दिया, पर ग्राम मिलता है कुछ भी, ठीक है, और लास्ट में मिली लीटर ऐसे ही बोल दिया, तो पर ग्राम। तो पी से क्या आएगा मालूम है, पी से परवेसिव एक्सेसिबिलिटी। फिर ई से क्या आएगा, ठीक है, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन। फिर थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, आर से रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर जी से क्या आएगा, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। फिर आर से रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। फिर अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल। फिर रिड्यूस, ये तो हो गया था, ए हो गया एम, मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग। फिर एस से वापस क्या आएगा, स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेस। फिर एम एल ऐसे ही याद रख लो, मिनिमाइज मेंटेनेंस, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और एल से क्या आएगा मैम, लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। तो अरे सिंपल पॉइंट्स है, कोड का भी जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, पी से क्या आएगा, मतलब परवेसिव एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। फिर बाद में इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन। फिर अपना आर से रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। फिर बाद में ग्लोबलाइज वर्कफोर्स हो जाएगा। फिर रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट हो जाएगा, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ जाएगा, ठीक है। फिर मिनिमाइज मेंटेनेंस आ जाएगा।
देन स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस हो जाएगा. फिर अपना एम से आ जाएगा मिनिमाइज मेंटेनेंस हो जाएगा. फिर इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, लोड बैलेंसिंग हो जाएगा. तो सिंपल पॉइंट्स है मैम. कुछ पॉइंट्स बता देंगे आप थोड़े से? हाँ, ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. तो पहले क्या इसका क्या था? पर ग्राम्स मिल. तो पी से क्या? परवेसिव एक्सेसिबिलिटी. ई से क्या? इजी टू यूज़, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन. आर से क्या था? रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. पर हो गया अभी जी से ग्लोबलाइज द वर्क फोर्स. आर से रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट. ए से अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एम से क्या था? मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली. एंड एस से स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेसेस. ओके, तो ये हो गया ग्राम्स. अभी वापस से मिल था. तो मिनिमाइज मेंटेनेंस ऑफ लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर. आई से इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. और फिर 2L था. 2L में लेस पर्सनल ट्रेडिंग इज नीडेड. और लास्ट में लोड बैलेंसिंग. तो ये हो गया हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. नाउ टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या है? 4 ये सबको बच्चा ये आंसर जानता है. प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड. ये कम्युनिटी क्लाउड को हम लोग कम्युनिटी क्लाउड बोलते हैं. ठीक है. तो प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड. ठीक है. तो प्राइवेट में क्या है मैम? ये एक बार आप रेड करा दो सिर्फ. हाँ, तो प्राइवेट में क्या है? ये ना प्राइवेट है ना, इसलिए इट रिसाइड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और फिर ये कैन बी प्राइवेट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. अकेला ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है. और कैन बी मैनेज बाय थर्ड पार्टी. ठीक है. तो ये हो गया हमारा प्राइवेट क्लाउड. भी पब्लिक क्लाउड क्या है? ये क्या? इट इज़ अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर that is provisioned for open by the general public. पब्लिक के लिए ओपन रखा है इसको. ठीक है. फिर इट मे बी ओन, मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय अ बिजनेस, एकेडमिक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम. और या फिर टिपिकली पब्लिक क्लाउड्स आर administrated by third parties or vendors over the internet and the services offered on pay per use basis. मतलब अभी आपको जितना यूज़ करना है आप उस हिसाब से पे करोगे पब्लिक क्लाउड में. और कम्युनिटी क्लाउड ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होता है. तो इट इज़ अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर that is provisioned for exclusive use by a specific community of consumers from organizations that have shared concerns. Example, mission, security, requirement, policy and compliance considerations. ठीक है. It may be owned or managed by one or more organization in the community. फिर हाइब्रिड क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉम्बिनेशन है. तो यस. हाँ, तो हाइब्रिड क्लाउड में प्राइवेट को अपन इंटरनल भी बोलते हैं मैम और पब्लिक को एक्सटर्नल भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये एक आप ध्यान रखना. ओके. सो नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसिंग मॉडल. तो इसमें तो बच्चा वापस ये आंसर जानता है. आस पास, नास, कास, सास. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ठीक है. और 2 है कास और सास. ठीक है. तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, देखो क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, आँख और नाक कान सब खुले रखना. सर्विस मॉडल पूछा तो आस पास, नास, सास. और टाइप्स ऑफ क्लाउड पूछा तो प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड. दोनों आंसर में कंफ्यूज नहीं होने का. सर्विस मॉडल जब तक पूछा है तो आस पास, कास. और अगर टाइप्स ऑफ क्लाउड पूछा है तो प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड. ठीक है. तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए एक गाना हो जाए मैम. और गाना आज हम लोग ही गाने वाले. तो इंस्टीट्यूट अपना क्या है मैम? माई बाप है. तो अपन वो गाना था ना, सुनील ग्रोवर ने गाया था, इनको पता ही नहीं, इनको आता ही नहीं. तो इंस्टीट्यूट पे ऐसा क्या बोलेगा कि अपन क्या बोलेंगे? हमारा इंस्टीट्यूट हमको प्यार नहीं करता, जिंदगी बर्बाद हो ही गवा. तो इंस्टीट्यूट क्या मतलब अपन क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूट हमको मार्क्स नहीं देता, फिर इंस्टीट्यूट हमको एग्जामिनेशन भी नहीं देता, हमको एग्रीमेंट भी नहीं करने देता. तो इंस्टीट्यूट क्या बोलेंगे मैम? हाँ, इंस्टीट्यूट बोलेगा कि ठीक है, इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, प्रोविजन नहीं लिखते, कंक्लूजन नहीं लिखते और फिर बोलते कि इंस्टीट्यूट हमें प्यार नहीं करता.
जिंदगी बर्बाद होएगा, जिंदगी बर्बाद होएगा। तो बहुत अच्छे सिंगर है हम लोग, ड्यूएट सिंगर में बन सकते हैं मैम। बिल्कुल, देखना इंडियन आइडल में हम नेक्स्ट सीजन में ना आ जाए। हाँ देख लेना, थोड़ा एंटरटेन हो जाएगा सबको। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग पे। ठीक है, नहीं, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बाकी है, तो इसमें ना सिर्फ को याद कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है मैम, तो ये एक बार आप रेट करवा दीजिए। हाँ, तो ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में पहले तो क्या आ जाएगा, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग है, बेसिकली सबके लिए इंटरनेट चाहिए। तो इफ इंटरनेट एक्सेस इज लॉस्ट, डेटा इज ऑल्सो लॉस्ट। ठीक है, फिर बाद में ऐसे क्या, सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है, क्योंकि क्लाउड में हर कोई यूज़ कर सकता है, हर पब्लिक के लिए, तो सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है। फिर ऑल्दो सपोर्ट स्केलेबिलिटी डज नॉट परमिट्स कंट्रोल ऑन दिस रिसोर्सेज। ठीक है, फिर बाद में क्या है लास्ट में, व्हाट इज दिस, डिपेंडिंग ऑन क्लाउड वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर। ये मैंने ही लिखा है बट मुझे हैंडराइटिंग नहीं समझ रहा है। और लास्ट में क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी। नहीं मैम, आपने शायद गुस्से में लिखा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, ऐसे 2 पॉइंट क्या आएगा, सिंपल है एकदम। देखो, पहला क्या है, सिक्योरिटी मेजर कंसर्न होता है किधर पे, और फिर स्केलेबिलिटी तो है, लेकिन रिसोर्सेज का एक पॉइंट है। फिर आई से 2 पॉइंट, इंटरऑपरेबिलिटी और इंटरनेट कनेक्शन लॉस, तो डेटा लॉस। और फिर डी से क्या आएगा, डिपेंडेंसी आ जाता है वेंडर्स पे। तो सिंपल ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्या आएगा, स्केलेबिलिटी का एक पॉइंट है, फिर सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न, फिर आई से 2 पॉइंट, इंटरनेट लॉस्ट हो गया तो डेटा लॉस, फिर इंटरऑपरेबिलिटी और डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इधर अपना ये क्वेश्चंस का सीरीज खत्म होता है। अभी एक सीरीज जो इंस्टीट्यूट ने गापची मारा है, तो वो हम लोग आपको कराते हैं। ये हम लोग ने पर्सनली लिखे हैं सब क्वेश्चन, तो ये एक पानी ब्रेक हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ। हाँ जी, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों का कॉम्बो होता है, और एडवांटेजेस में सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में सिर्फ डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, बच्चों को गाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, Okay. अभी प्राइवेट क्लाउड, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या है, तो सिक्योर है, सेंट्रल कंट्रोल है, वीक एसएल है। ठीक है, अब बोलेंगे मैम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे साथ रिपीट करना, सिक्योर है, सेंट्रल कंट्रोल है और वीक एसएल है। फिर से, सिक्योर, सेंट्रल कंट्रोल, वीक एसएल है, सिक्योर, सेंट्रल कंट्रोल, वीक एसएल है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या है। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रहता है उसमें। ठीक है, इट इज स्मॉल एंड कंट्रोल एंड मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इम्प्रूव एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन और हायर एफिशिएंसी देता है। तो 2 हाई चीज़ देता है, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी और प्राइवेसी, और एफिशिएंसी बढ़िया देता है। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल एंड कंट्रोल मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन है, और वो सर्वर यूटिलाइजेशन को भी एवरेज इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है मैम। पहले तो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हाई एफिशिएंसी। द स्मॉल, इट इज स्मॉल, इसलिए कंट्रोल एंड मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन ओनली, एंड इम्प्रूव्स एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन। तो वंस अगेन हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी हो जाएगा, फिर हायर एफिशिएंसी, फिर स्मॉल है इसलिए कंट्रोल एंड मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन है। ओके, एटलीस्ट लेक्चर देखते देखते आप लोग है ना क्वेश्चन और सिर्फ हेड पॉइंट्स लिखोगे ना, तो आपको भी लास्ट डे के लिए रिवीजन के लिए अच्छा गिरेगा, और आप लोग का पूरा चैप्टर हो जाएगा फटाक से। तो ये हम लोग की तरफ से इनपुट था, बाकी लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। और ये जैसे कि हाई बात किया, तो मैं पूछूंगी हाउ इज द जोश। तो हाय सर, ऐसे बोलना उधर से, हाउ इज द जोश, हाय सर। हाय सर, बाय मैम। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है, देखो अभी डिसएडवांटेज हो गया, लिमिटेशन हो गया, तो 2 पॉइंट मद्देनजर रखने का, कॉस्ट और सिक्योरिटी का। ये आपने को आगे चल के बहुत काम आएगा। तो लिमिटेशन क्या है, इन्वेस्ट इन बाइंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग। प्राइवेट बहुत कॉस्टली होता है और नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है बिल्डिंग, बाइंग और मैनेजिंग में, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। मैम डिसएडवांटेज क्या है मैम, लिमिटेशन इन्वेस्ट करना पड़ता है इन बाइंग, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग, और ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है।
अभी ठीक है, पब्लिक क्लाउड तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैम? तो हॉल्स, ठीक है, हॉल्स। ठीक है, तो हाईली स्केलेबल, ठीक है, हाईली अवेलेबल, वाओ, हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल, ठीक है, अफोर्डेबल, ओ, फिर ये क्या है? लेस सिक्योर, और फिर स्ट्रिंजेंट एसएलए, ठीक है, बहुत इजी था। हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल, अफोर्डेबल, लेस स्ट्रक्चर और स्ट्रिंजेंट एसएलए, ठीक है मैम। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल, ए से अफोर्डेबल, एल से लेस सिक्योर, और लास्ट में स्ट्रिंजेंट एसएलएस। ठीक है, अभी एडवांटेज क्या है? तो वाइडली यूज इन डीडीएम, मतलब डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फिर इट हैज़ लो कॉस्ट, ठीक है, पब्लिक है ना, अभी पब्लिक कर रहे ना, किधर खो गए आप लोग? पब्लिक पे आ गया भाई, प्राइवेट गया अभी। फिर एडवांटेजेस कर रहे थे अपन डीडीएम, फिर लो कॉस्ट, हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल, माँ कसम सब एक ही पॉइंट लग रहे हैं। फिर नो नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक क्लाउड है। फिर आइटम कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विथ प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। फिर स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट एसएलए आर फॉलोड, इसमें स्ट्रिक्ट है, और नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ यूजर, क्योंकि पब्लिक है। तो देखो पब्लिक है तो वाइड इन डीडीएम, नो लिमिट फॉर यूजर ऑफ कब। फिर हाईली स्केलेबल, रिलायबल है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, वो प्राइवेट क्लाउड से इजीली ये हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेट, और स्ट्रिक्ट एसएलए इसके। तो क्या पॉइंट हो गए मैम एडवांटेजेस? पहले तो क्या वाइडली यूज इन डीडीएम, डीडीएम क्या है? डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट। इट हैज़ क्या? लो कॉस्ट है, पब्लिक का है तो इसलिए लो कॉस्ट। और फिर क्या? हाईली स्केलेबल, रिलायबल, फिर नो नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद प्राइवेट क्लाउड, और स्ट्रिक्ट एसएलए फॉलो हो रहा है, और क्या? नो लिमिट फॉर नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो ना, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसी में हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज कवर हो जाता है। फिर लिमिटेशन क्या है? देखो सिक्योरिटी आ गया, और बिल्डिंग ट्रस्ट अमॉन्ग क्लाइंट। अभी पब्लिक है तो ट्रस्टफुल नहीं रहेगा वो, तो एक तो सिक्योरिटी और ट्रस्ट इशू आएगा, तो सिक्योरिटी एश्योरेंस और बिल्डिंग ट्रस्ट अमॉन्ग क्लाइंट्स, तो बहुत इजी लिमिटेशन था। अभी हाइब्रिड क्लाउड, तो हाइब्रिड क्या क्या है? एसपीएससी तो स्केलेबल, पार्शियली सिक्योर है, ये पार्शियली सिक्योर है। फिर स्ट्रिंजेंट एसएलए इसके भी, और कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैम? कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे ना कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने में बहुत मजा आता है, तो आप लोग भी बोला। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइब्रिड क्लाउड का? एसपीएससी, एसपी क्या है? स्केलेबल, पार्शियली सिक्योर, स्ट्रिंजेंट एसएलएस, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। क्या है? स्केलेबल, हाईली सिक्योर, स्ट्रिंजेंट एसएलएस और कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। फिर एडवांटेजेस क्या है मैम? ऊपर से उठाने का, हाईली स्केलेबल गिव्स पावर ऑफ बोथ, वाओ, पब्लिक एंड प्राइवेट, और बेटर सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक क्लाउड, ऑब्वियस। और लिमिटेशन नहीं, वापस एडवांटेज, तो हाईली स्केलेबल एंड गिव पावर ऑफ बोथ पब्लिक प्राइवेट और बेटर सिक्योरिटी। तो मैं एक बार एडवांटेज हाइब्रिड क्लाउड, हाँ, हम कहाँ पर है? हाइब्रिड में, दो जो मिलके प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन जिधर था। ओके, तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है? हाईली स्केलेबल है एंड कॉम्बिनेशन दोनों का था, वेरी गुड, यस। तो यस, हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल, एंड हाईली स्केलेबल और किसका पावर देता है? ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। फिर बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड, ठीक है। फिर लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट गुड एज प्राइवेट और कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट गुड एज प्राइवेट और कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, ठीक है। तो हंसी मजाक में चलते रहना चाहिए। तो लिमिटेशन क्या है मैम? पहले तो सिक्योरिटी, जैसे कि प्राइवेट के जितना सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, बट पब्लिक से बेटर है, वो एडवांटेज था, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स है, दो है साथ में, तो कॉम्प्लेक्स होगा ही तो मैनेज करने के लिए। ओह, ठीक है, बहुत इजी जा रहे हैं मैम, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर लगता है मेरे को, चैप्टर नंबर 4 चौका मार के ही आने का इसमें। कम्युनिटी क्लाउड, अभी कम्युनिटी क्लाउड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पीसीसी, तो पार्शियली सिक्योर है ये भी। फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। तो क्या क्या है? पार्शियली सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। मैम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसका? क्या पीसीसी, तो पहले क्या पार्शियली सिक्योर है क्योंकि इसमें पब्लिक भी है। फिर क्या कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। क्या क्या है पीसीसी? पहले तो पार्शियली सिक्योर है, फिर कॉस्ट इफेक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस।
अबे एडवांटेजेस क्या है मालूम है? देखो ऊपर से कैरेक्टरिस्टिक से पॉइंट होता है। तो कोलैबोरेटिव वर्क, वाओ, लो कॉस्ट देन प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड, ऑफ कोर्स, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी क्लाउड मतलब क्या? बैंक सब, एग्जांपल बैंक सब लोग मिलके हाँ, अपना मतलब अभी कोई झाड़ बना रहे, हाँ, अपना बादल बना रहे, sorry। हाँ हाँ, मतलब कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक्चुअली कैसे होता है ना, कम्युनिटी में कैसे लोग आते हैं जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट क्लाउड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको पब्लिक पे ट्रस्ट भी नहीं है, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बिजनेस मिलके साथ में एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें, तो वो सब कम्युनिटी साथ में मिलके क्लाउड परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी एडवांटेजेस क्या था मैम? दिस कोलैबोरेटिव वर्क, लो कॉस्ट देन प्राइवेट क्लाउड, लो कॉस्ट देन प्राइवेट क्लाउड, देन बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक और शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या था मैम? पहले तो कोलैबोरेटिव वर्क है, फिर लो कॉस्ट देन प्राइवेट क्लाउड, बेटर सिक्योरिटी है पब्लिक क्लाउड से, फिर शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग ऑर्गेनाइजेशन। मैम बहुत खी कर रही है आप लोग भी खी करो। तो डिसएडवांटेज क्या है अभी? ऑटोनॉमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लॉस्ट, मतलब अभी एसबीआई को अपना डेटा एचडीएफसी के साथ शेयर हो रहा है, तो एक ऐसा जलन होता है ना, जलता है मजनू वैसा। तो ऑटोनॉमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लॉस्ट कम्युनिटी क्लाउड में, याद रखना है सर, कॉमेडी जानबूझ के कर रहा हूँ। फिर सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट गुड, देखा सिक्योरिटी का पॉइंट है, और फिर नॉट, ये क्या है मैम आपने क्या लिखा है? नॉट सुटेबल वेयर देयर इज नो कोलैबोरेशन, अभी आपस में ही हाँ। कोलैबोरेशन नहीं है तो तुम क्या ही साथ में करोगे, तो इसलिए वाह, जो आपस में नहीं बनती तो ये दोनों को मिला के क्या ही फायदा। तो ऑटोनॉमी एक तो लॉस हो जाता है, फिर सिक्योरिटी फीचर नॉट गुड है और नॉट सुटेबल, ठीक है, वेयर देयर इज नो कोलैबोरेशन। तो बहुत इजी था, मेरे को आ रहा था लेकिन जानबूझ के मैंने आपको पूछा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएएस क्या क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएएस है WCM, ठीक है। अभी अपना सुनो, अभी नाक खोल के, ठीक है, नाक खोल के सुन रहे हो ना? तो प्राइवेट क्लाउड का हो गया, पब्लिक क्लाउड का हो गया, ठीक है। फटाफट देखो, सिक्योर कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सिक्योर, सेंट्रल कंट्रोल, वीक एसएलए। फिर एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट क्या था? हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, फिर स्मॉल कंट्रोल मेंटेन, इम्प्रूव एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन, हायर एफिशिएंसी। लिमिटेशन क्या था? इन्वेस्ट इन बिल्डिंग, बाइंग एंड मैनेजिंग, नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अभी पब्लिक क्लाउड में तो हॉल्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल, अफोर्डेबल, लेस सिक्योर, स्ट्रिंजेंट एसएलए। एडवांटेजेस क्या है? वाइडली रीडीएम, इट हैज लो कॉस्ट, फिर हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल, फिर नो नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर easily integrated with private cloud, no limit for number of user. This limitation क्या है? security and building trust among clients. फिर hybrid cloud, तो SPSC, तो scalable, partially secure, stringent SLA और complex cloud management. फिर advantages, तो highly scalable gives power of both पब्लिक एंड प्राइवेट, और फिर बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक। और लिमिटेशन क्या है? सिक्योरिटी फीचर्स और कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, ठीक है। फिर बाद में कम्युनिटी क्लाउड का क्या था? पीसीसी, तो पार्शियली सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। एडवांटेजेस कोलैबोरेटिव, लो कॉस्ट, फिर बेटर सिक्योरिटी, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑटोनॉमी लॉस, सिक्योरिटी फीचर अच्छा नहीं है, और फिर कोलैबोरेशन नहीं है तो नॉट सुटेबल। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएएस, ये क्वेश्चन है। तो IaaS क्या है? तो इसमें क्या है? WC SAM, ठीक है। तो SAM का WC समझ लो। तो वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, फिर कैपिटल, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, फिर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ठीक है। फिर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनेमिक स्केलिंग, ठीक है। फिर मीटर सर्विसेज। तो हम लोग भी एक ही बार पढ़ के आप लोग के साथ बैठ गए, लेट्स लर्न टुगेदर ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईएएस क्या है? वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, फिर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, फिर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग है, और मीटर सर्विसेज, ठीक है। अभी डिसएडवांटेज क्या है? तो नसबंदी, तो इंस्टेंसेस ऑफ आईएएस, सॉरी डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो इंस्टेंसेस ऑफ आईएएस क्या है? नसबंदी। तो ये मैम को अपन हैंड ओवर करते क्योंकि नसबंदी हो गया ना अभी। हाँ, तो अभी इंस्टेंसेस ऑफ आईएएस, अभी नसबंदी, आईएएस को लगता है नसबंदी हो गया। तो पहले क्या? नास, टास, DBAS,
BAS DTS। तो क्या NAS क्या है? NAS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एज अ सर्विस। ST क्या? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। फिर DBS क्या? डेटाबेस एज अ सर्विस। फिर B क्या? बैकएंड एज अ सर्विस। फिर DTA क्या? डेटा डिजास्टर। एक सेकंड, I really got confused. ठीक है मैम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Yes. ठीक है, तो नास से क्या है? नेटवर्क एज अ डेस्कटॉप, यस, सर्विस। डेस्कटॉप एज अ सर्विस। डेस्कटॉप, DT क्या था? डेस्कटॉप। ओके। DT मतलब डेस्कटॉप। ओके, तो इंस्टेंसेस ऑफ IIS क्या है? इंस्टेंस क्या है? नास बंदी है पहले तो N से नास, ST, स्टास, DBS, BS, बास, फिर DTAS। ठीक है मैम, फुल फॉर्म बताओ। इंस्टेंस क्या? नास क्या आ गया? नेटवर्क एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, स्टोरेज, सॉरी, स्टास इज स्टोरेज एज अ सर्विस। DB क्या? डेटाबेस एज अ सर्विस, बैकएंड एज अ सर्विस। फिर लास्ट में क्या है? DT का? डेस्कटॉप एज अ सर्विस। इंस्टेंसेस ऑफ सास क्या है? खाना, ईट। यस, सास, ईट। तो क्या? ईमेल एज अ सर्विस, API एज अ सर्विस और टेस्टिंग एज अ सर्विस। वाओ, ईमेल एज अ सर्विस, API एज अ सर्विस, टेक्सटिंग एज अ सर्विस। और अदर का क्वेश्चन आ सकता है बाबा। अदर क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, तो इसमें क्या है? डिस्क याद रखना, ठीक है। तो डिस्क यानी दास, मतलब वो दास दादा नहीं, कपिल वाले, ठीक है। दास मतलब क्या मैम? डेटा एज अ सर्विस। आई से क्या? आइडेंटिटी एज अ सर्विस। SSC में सिक्योरिटी एज अ सर्विस। फिर लास्ट में कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। क्वेश्चन आया अदर कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, तो आप क्या लिखोगे मैम? डिस्को ओ साइलेंट है यहाँ पर, ओ नहीं आएगा। तो D से क्या आ जाएगा? D से क्या आएगा? डेटा एज अ सर्विस, आइडेंटिटी एज अ सर्विस। फिर SSC क्या है? सिक्योरिटी एज अ सर्विस। फिर C से क्या? कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी ये एक क्वेश्चन है, पर्टिनेंट इश्यूज है। अभी क्या हर किसी में इशू होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या क्या इशू आ जाएगा? तो अभी ये इशू था क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो इसलिए हमने इसका कोड बनाया तुलसी हब्स। T स्टैंड्स फॉर बीमारी ठीक हो जाता है तुलसी से, हाँ। तो इसका भी क्लाउड कंप्यूटिंग का भी ठीक हो जाए, तो इसलिए तुलसी आप दे देते हो उसको। तो क्या है मैम? T से थ्रेशोल्ड पॉलिसी, U से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, L से लीगल इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरऑपरेबिलिटी, हिडन कॉस्ट, H से B से बग्स इन लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, S से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड। कम ऑन रिपीट, अभी मेरे साथ साथ रिपीट करना। तो अभी साथ साथ रिपीट करेंगे। थ्रेशोल्ड पॉलिसी, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, लीगल इश्यूज, सिक्योरिटी Security इश्यूज, इंटरऑपरेबिलिटी, हिडन कॉस्ट, बग्स इन लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और लास्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड। ये बग्स याद रखा तो भी चलेगा। तो थ्रेशोल्ड पॉलिसी, अनएक्सपेक्टेड बिहेव, लीगल इशू, फिर सिक्योरिटी इशू, इंटरऑपरेबिलिटी, हिडन कॉस्ट, बग्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड, ठीक है। तो इधर अपना मेन जो चैप्टर का जान था ना, वो जान को हमने जान से भी ज़्यादा पढ़ लिया मैम। तो अभी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे, वो 2-4 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। अरे ये क्या है? सर व्हाट इज दिस? ये देखो, ये काला कट्टा फ्लेवर आया है और एक मिल्क फ्लेवर आया है बालाजी का स्पेशल। तो काला कट्टा फ्लेवर और मिल्क फ्लेवर सब लोग सोचो और खा के आओ, तब ये हम लोग के लिए स्पेशल है, ठीक है। काला कट्टा और मिल्क फ्लेवर। तो चलो चालू कर दे। मोबाइल कंप्यूटिंग, ओके। यस। सो मोबाइल कंप्यूटिंग मेरे को LDR लग रहा है, ठीक है। LDR मतलब समझ गए ना, फुल फॉर्म लास्ट डे डिवीजन। तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? तो मैम जरा माइक पकड़ने का कष्ट। यस। Oh, so this refers to technology, wow, that allows transmission of data via without having to be connected to physical link. wow, वापस देखो, refers to technology that allows transmission of data via computer, ठीक है, without connected to physical link, ठीक है। ये और ऊपर वाला वो मोबाइल का पढ़ा था, उसमें वो M-कॉमर्स था, ये मोबाइल कंप्यूटिंग है, ठीक है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब अपना मोबाइल से कंप्यूटिंग वो मत समझना। मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब क्या? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाया कंप्यूटर विदाउट कनेक्टेड टू अ फिजिकल लिंक,
ठीक है, फिक्स्ड फिजिकल लिंक। ओके, अभी कंपोनेंट्स क्या है, सिंपल है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन। तो मोबाइल वर्ड लिख देने का ये क्वेश्चन आ सकता है, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल का सॉफ्टवेयर और मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक एक बार रीड कर लेते खाली। रेफर्स टू infrastructure put into place to ensure that seamless and reliable communication goes. Wow. This includes mobile devices, components that range from portable laptop, smartphone, tablet, PC, PDA. Very good. Hardware हो गया, ठीक है। अभी मोबाइल सॉफ्टवेयर में क्या है, इट इज एक्चुअल प्रोग्राम दैट रन्स ऑन मोबाइल हार्डवेयर एंड डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, अभी ये ध्यान से देखना, मोबाइल कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स पूछे कि बेनिफिट्स पूछा है कि लिमिटेशंस पूछा है। ठीक है, तो मैम ये जरा ये लोग ने कट शॉर्ट बराबर नहीं किया है, तो ये मैं मॉड्यूल से पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट बेनिफिट्स, क्योंकि बहुत ही भद्दा सा कट शॉर्ट किया है। तो अपन मॉड्यूल पे आ जाते हैं ये आंसर के लिए। तो बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग हैज एनेबल्ड यूजर टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर as long as they are connected to network। ठीक है, फिर किधर से भी काम कर सकते हैं, तो ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो मोबाइल कंप्यूटिंग हैज रिड्यूस ट्रैवलिंग टाइम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन और टू ऑफिस एंड बैक, मतलब ऑफिस आने जाने का टाइम बच गया। ठीक है, फिर इससे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी हैज बीन एनहांस्ड। ठीक है, मैंने मार्क किया उतना लिखा तो भी चलेगा। फिर मोबाइल कंप्यूटिंग एनेबल्स तो इससे ऑर्गेनाइजेशन आपका सर्विस इंप्रूव होगा। तो एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव सर्विसेज टू कस्टमर्स। ठीक है, ऑफर टू कस्टमर्स इधर तक। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, लास्ट में मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होगा। मोबाइल कंप्यूटिंग है तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होगा। और फिर इट प्रोवाइड्स मोबाइल वर्कफोर्स विद रिमोट एक्सेस टू वर्क ऑर्डर। तो पॉइंट क्या था कि एनीवेयर कहाँ से भी यूज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, इससे एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस इंप्रूव होगा, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगा, कम्युनिकेशन एनहांस होगा, एक्सीलेंट होगा, मतलब वाव। और फिर इट प्रोवाइड मोबाइल वर्कफोर्स विद रिमोट एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस का एक पॉइंट, तो मैम क्या क्या पॉइंट बनेगा, अभी मोबाइल कंप्यूटिंग से मोबाइल से क्या हो जाएगा कि एनीवेयर से हम एक्सेस कहीं से भी एक्सेस करते थ्रू अ नेट, बट कनेक्टेड रहना चाहिए नेटवर्क से। ओके, एंड इससे ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, फिर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होगा। ठीक है, फिर मोबाइल कंप्यूटिंग क्या एनेबल करेगा, इंप्रूव करने के लिए सर्विसेज इंप्रूव हो जाएगा और ऑफर टू जो कस्टमर को हम देते हैं सर्विसेज। फिर इंप्रूविंग मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, फिर फैसिलिटेट्स एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, फिर प्रोवाइड्स मोबाइल वर्कफोर्स विद रिमोट एक्सेस, कहीं से भी आप दूर से भी एक्सेस कर सकते हो टू वर्क ऑफर। क्या था, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, फिर ट्रैवलिंग टाइम बचेगा घर से ऑफिस का, फिर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, फिर उससे मैनेजमेंट का सर्विसेज बढ़ेगा, अच्छा सॉरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस बढ़ेगा, फिर मैनेजमेंट अपना इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, और फिर लास्ट में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा और रिमोट एक्सेस। अभी लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है मैम, तो इसका एक कोड है, हाई एसपी हाई। क्या है कोड मैम, हाई एसपी हाई, लिमिटेशंस है ना इसलिए हाई एसपी हाई। तो आप भी बता दीजिए मैम। हाई अभी हाई के लिए पहला पॉइंट आएगा हेल्थ से रिलेटेड, तो पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड। आई से फर्स्ट पॉइंट था हमारा इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। ओके, फिर एस से क्या था, सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है। फिर पी से पावर कंजम्पशन, फिर वापस से हाई, तो एच से क्या, ह्यूमन इंटरफेस विद स्क्रीन। ओके, फिर वापस से पी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हेल्थ, सॉरी वो पी से पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, यस पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड। सॉरी आई से है ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, तो वापस से देखो पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, कोड क्या है, हाई एसपी हाई, तो एच है इसमें पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड। फिर आई से इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, फिर एस से क्या आएगा, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, फिर पी से पावर कंजम्पशन, वापस से एच से ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस, और लास्ट में आई से ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस। वापस आप लोग रिपीट करो मैडम के साथ। हाई एसपी हाई, ये क्या है, लिमिटेशंस है। ओके, तो अभी इसका क्या, ओके, तो पहले तो पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, पावर कंजम्पशन,
फिर वापस से हाय 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 कितना हाई हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेस फिर डिवाइस और ट्रांसमिशन इंटरफेरेंसेस, ये हो गया हमारा लिमिटेशंस। ठीक है, अभी ग्रीन कंप्यूटिंग क्या, ये क्या हरा होता है? ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है, हरा होता है ये? ठीक है, तो ये हम लोग वापस से ऊपर आ जाते हैं, किधर छोड़े थे हम लोग, इधर ग्रीन कंप्यूटिंग। तो एक बार रीड ही करना है सिर्फ। तो ग्रीन कंप्यूटिंग, ठीक है, ग्रीन कंप्यूटिंग और ग्रीन आईटी भी बोलते हैं इसको, रेफर्स टू स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंप्यूटिंग और आईटी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स बोल रहे हैं, ये वर्ड समझ में नहीं आया इसके लिए। इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूजिंग कंप्यूटर्स एंड आईटी रिसोर्स इन अ मोर एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड रिस्पांसिबल वे। और जिसको ये भी वर्ड समझ में नहीं आया उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ग्रीन कंप्यूटिंग, ग्रीन आईटी क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रहता है। ठीक है, मतलब अपने को आईटी रिसोर्स मोर एफिशिएंटली और एनवायरमेंटली फ्रेंडली यूज करना है, जैसे पेपर ये वो वगैरह फलाना ढिमका। अभी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है मैम, डेवलपर सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। फिर देखो बोला था रिसाइकल करने का, फिर एनवायरमेंटल साउंड परचेज डिसीजन लेने का, मतलब इको फ्रेंडली, फिर रिड्यूस पेपर कंजम्पशन करना, तो डबल साइडेड पेंट कर सकते हैं हम लोग, फिर एनर्जी बचाना है अपने को। ठीक है, तो लाइट बंद कर देंगे। ठीक है, तो डेवलप सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान। ठीक है, फिर रिसाइकल करते रहना है, फिर मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन। ठीक है, तो पेपर में कुछ लिख के पेपर वैसा मत करना आप लोग, और कंजर्व एनर्जी, पेपर में कुछ ना लिख के पेपर नहीं बचेगा क्योंकि पूरा 26 का सेट आएगा। तो आप एक बार रिपीट कर दीजिए मैम बेस्ट प्रैक्टिस। ग्रीन कंप्यूटिंग का बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, पहले तो डेवलप सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान, फिर रिसाइकल से होगा, फिर मेक एनवायरमेंटली साउंड परचेज डिसीजन, रिड्यूस पेपर कंजम्पशन, कंजर्व एनर्जी। साउंड परचेज डिसीजन मतलब एक साउंड माइंड से रह के, और आई गेस आप लोग साउंड माइंड के नहीं लगते हो मुझे। इवन आप लोग सभी साउंड माइंड के नहीं है। हम लोग साउंड माइंड के नहीं है। ठीक है मैम, देखते हैं हम भी क्या जाने दो। ग्रीन आईटी सिक्योरिटी सर्विस, तो सिक्योरिटी सर्विस में क्या चीज चैलेंज इसमें क्या आएगा पॉइंट, तो कॉस्ट और सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं था। अभी BYOD मतलब ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ठीक है, तो आपका खुद के डिवाइस लाना मैम। ठीक है, लेक्चर देखते हैं, किसी और का मत लाना। तो दिस रेफर्स टू बिजनेस पॉलिसी दैट अलाउज एम्प्लॉई टू यूज देयर प्रेफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, वाओ, लाइक स्मार्टफोन, लैपटॉप फॉर बिजनेस पर्पस। समझ रहे हो? इट मींस एम्प्लॉइज आर वेलकम टू यूज पर्सनल डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, वाओ, to connect to corporate network to access information and application। ठीक है, ये अपने को अच्छा लगता है बट आगे चल के सजा हो जाता है ये, क्योंकि घर से कभी भी अपने से काम कर रहा हो तो बोलेगा ना फोन नहीं चाहिए भाई, मेरे पास मेरा खुद का है, आई ब्रिंग माय ओन डिवाइस। ठीक है, सो इसका ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अभी ये अच्छा पॉइंट है, एमर्जिंग बायोडी थ्रेड्स और एक है एडवांटेजेस। तो पहले एडवांटेजेस कर लेते हैं फिर डिसएडवांटेज। पहले अच्छी बातें करते हैं ना मैम, तो हैप्पी एम्प्लॉइज हो जाते हैं, वाह। फिर लोअर आईटी बजट, आईटी बजट लोअर हो गया तो आईटी रिड्यूस सपोर्ट हो गया। अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी। तो क्या हो गया इसमें मैम, पहले एडवांटेज में हैप्पी एम्प्लॉइज है, तो फिर हमारा लोअर आईटी बजट है, हैप्पी एम्प्लॉइज, लोअर आईटी बजट, फिर आईटी रिड्यूसेस फॉर सपोर्ट रिक्वायरमेंट, फिर अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी। इसको एक कोड को नहीं याद करने का एक तरीका भी है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, प्लीज 1 मिनट होल्ड करिएगा। सो देखिए यहां पर थोड़ा करिएगा माइक को। तो एडवांटेजेस क्या है बिहेवियर को पहले तो ऐसे करना, हैप्पी बफी, the happy employees can reduce the cost, increase the efficiency by adopting new technologies। ठीक है, yes मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है। सो ठीक है, तो मैंने अभी अक्षय सर ने मुझे सब कोड सब ऐसे बताए थे, तो उनका ही सब कोड है। तो क्या था, हैप्पी एम्प्लॉइज कैन रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है, तो हैप्पी एम्प्लॉइज लोअर द बजट, फिर reduces support, early adoption, increase
एक बार एक्शन के साथ में। हैप्पी मेरे साथ साथ करना, ठीक है। हैप्पी एम्प्लॉइज can reduce the cost, increase the efficiency by adopting new technologies. ऐसे किसी को देना। ठीक है, और ऐसे ऐसा कर रहे तो ठीक है, सामने लाइब्रेरी में अगर कोई लड़की बैठी हो तो संभाल के। अभी थ्रेट, एमर्जिंग थ्रेट्स क्या है मैम? तो इंडिया, ठीक है, बट इंडिया भी एक है और इसमें ना कुछ तो साइलेंट है, आई साइलेंट है, तो इंडा भी होता है। इंडा मतलब अंडा, गुजराती में इंडा बोलते हैं। तो आई से क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन, एन से क्या होगा? नेटवर्क, फिर डी से डिवाइस और ए से एप्लीकेशन रिस्क, ठीक है। तो एमर्जिंग BYOD थ्रेट्स क्या है मैम? इम्प्लीमेंटेशन, फिर नेटवर्क, डिवाइस, एप्लीकेशन रिस्क, ठीक है। तो एमर्जिंग BYOD थ्रेट्स, इमर्जिंग BYOD थ्रेट्स का एग्जांपल क्या है? सॉरी, कोड का इंडिया, तो इसमें आई साइलेंट होगा। तो पहला क्या है? इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, नेटवर्क रिस्क, implementation risk, network risk, device risk, and last में application risk. ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी नेक्स्ट Web3 टेक्नोलॉजी। तो इसमें इसके कंपोनेंट्स में है सिमेंटिक वेब और वेब सर्विस। तो एक बार रीड करना है, तो मैं एक बार आपके लिए रीड करवा दो तो। हाँ, तो सिमेंटिक वेब क्या है? नोन एज सिमेंटिक वेब 3.0 को क्या बोलते हैं? सिमेंटिक वेब। ये MCQ के लिए आ सकता है। तो वेब 3 को क्या बोलते हैं? सिमेंटिक वेब। This describes sites wherein the computer will be generated raw data on their own without direct user interaction, ठीक है। तो वेब 3.0 standard uses semantic web technology, drag and drop mashups, widgets, user behavior, user engagement, and consolidation of dynamic web contents depending on the interests of the individual users. और 3.0 क्या यूज करता है? डेटा वेब टेक्नोलॉजी, ओके, विच फीचर्स द डेटा रिकॉर्ड्स दैट आर पब्लिशेबल एंड रीयूजेबल ऑन द वेब थ्रू क्वेरिएबल फॉर्मेट्स। द वेब 3.0 स्टैंडर्ड्स आल्सो इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इसमें दो तरह का वेब था, सिमेंटिक और वेब सर्विसेज, ठीक है। तो सिमेंटिक क्या करता है? प्रोवाइड द वेब यूजर अ कॉमन फ्रेमवर्क दैट कुड बी यूज्ड टू शेयर एंड रीयूज द डेटा अक्रॉस वेरियस एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एंड कम्युनिटी बाउंड्रीज। और फिर वेब सर्विसेज क्या करता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सपोर्ट्स कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन को सपोर्ट करता है ओवर द इंटरनेट, जैसे कि फोटो शेयरिंग वेबसाइट हो गया, वैसे उसी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना एग्जांपल क्या है? The application that uses content management system along with AI. This helps to achieve more connected, open, intelligent web using concept of natural language process learning, machine learning, ठीक है। अभी ये इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ठीक है। तो ये क्या है? Oh my God, ठीक है। तो सिस्टम IoT, ठीक है। तो ये भी आपको मैम ही कराएंगे मैम थोड़ा सा। हाँ जी, तो अभी क्या IoT क्या मतलब अभी आजकल चल रहा है ना। अभी आपको एग्जांपल से आप देखिएगा कहाँ पर IoT एक्चुअली अप्लाई हुआ है। तो पहले तो होम अप्लायंसेस, वहाँ पर हुआ ऑफिस मशीन्स में, स्मार्ट ग्रिड्स है, स्मार्ट सप्लाई चेन है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट रिटेल है। तो क्या क्या एग्जांपल है? पहले तो स्मार्ट से रिलेटेड 4 पॉइंट्स है, स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट सप्लाई चेन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट रिटेल, स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट सप्लाई चेन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट रिटेल। फिर दो अप्लायंसेस, एक होम का और एक ऑफिस का, ठीक है। फिर अभी एप्लीकेशन एरियाज हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट किस पे? रिस्क आ जाएगा। तो अभी रिस्क क्या क्या है? तो रिस्क पहले किसको रिस्क होगा? IoT अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसमें ह्यूमंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले तो बिजनेस को रिस्क, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को रिस्क होगा, फिर जो भी यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट उनको रिस्क होगा, टेक्नोलॉजी रिस्क और एनवायरमेंटल रिस्क। क्या क्या रिस्क है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को और यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी रिस्क और एनवायरमेंटल रिस्क। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को कैसे रिस्क होगा? पहले तो उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा, फिर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, फिर व्हाट इज दिस? डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स, फिर इंटेंशनल ऑब्सोलेंस। क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को क्या रिस्क है? इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स और इंटेंशनल ऑब्सोलेंस। फिर बाद में यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स को क्या रिस्क होगा? सिक्योरिटी, मतलब अभी घर में कैमरा लगा है तो फिर कोई भी मतलब एक्सेस ले सकता है, तो प्राइवेसी जाएगा इसमें। तो प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल जाएगा और सिक्योरिटी इशू भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्क, ठीक है। और ये उसका मीनिंग था, यस।
अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार पढ़ लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. तो मे बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू यूज मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग सिचुएशन. ठीक है, एआई समझते हैं. रोबोटिक्स एप्लीकेशन एरियाज इंक्लूड्स मेडिकल डायग्नोसिस इन कैंसर रिसर्च, predicting chances of an individual getting ill by a disease, creating art such as poetry, proving mathematical theorem, playing game such as chess or go, and predicting outcomes etc. तो चेस में जो कंप्यूटर खेलते हैं वो किसकी वजह से खेलते हैं? एआई की वजह से. तो क्या है? एबिलिटी टू यूज मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड जजमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम. ठीक है, बस इसमें फीलिंग नहीं है, वरना रोबोट मूवी आ जाता. ठीक है, तो इस कौन से एरियाज में? तो मेडिकल एरियाज में यूज होता है फॉर डायग्नोसिंग डिजीज, फिर आर्ट के लिए, गेम्स में, मैथमेटिकल थियरी. तो बच्चे लोग को मैथ्स सॉल्व क्यों करना है? अभी इधर से करा देते. ठीक है, अभी मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग so is type of AI only. So machine learning is a type of AI that provides computer with ability to learn without being explicitly programmed. So ability to learn without being explicitly programmed. Machine learning focuses on development of computer programs that can change when exposed to new data. ठीक है, the process of machine learning is similar to data mining. तो ये आपका MCQ बन गया. ठीक है, the process of machine learning is similar to data mining. For example, machine learning has been used for image, video and text recognition as well as serving power BI and recommendation. ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट बचा है अपना ब्लॉकचेन का. ये अमेंडमेंट था ये मॉडल में. सो ब्लॉकचेन पे आ जाता है एक लास्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ब्लॉकचेन, इसको ये भी एक एमसीक्यू में आ सकता है. तो ब्लॉकचेन समटाइम रेफर टू एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DLT, is a shared peer-to-peer and decentralized open ledger of transaction system with no trusted third parties in between. तो डेफिनेशन क्या हो गया मैम? ब्लॉकचेन क्या है? समटाइम्स रेफर्स टू एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. इसको याद रखना, DLT. क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी? क्या है? इज अ शेयर्ड peer to peer and decentralized over ledger of transactions with no trusted third party in between. Okay? ठीक है, अभी ये एक पॉइंट है. तो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में क्या रिप्रेजेंट होता है? वो एक है कि रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ एनी ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन. तो ये मैम एक बार रीड करेंगे. अभी ब्लॉकचेन एक्चुअली वो कैसे करता है? तो इसका एग्जांपल है. तो अभी ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी टू समवन इज इनिशिएटेड. फिर सेकंड क्या होगा? ट्रांजैक्शन कैसे ब्रॉडकास्ट करेगी वाया द नेटवर्क. फिर नेटवर्क के लिए वैलिडेट करेगा ट्रांजैक्शन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी. फिर ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज अ ब्लॉक. फिर वो ब्लॉक को हम ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में. फिर बाद में ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट. Once more, पहले के ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी टू समवन इज इनिशिएटेड. फिर जो ट्रांजैक्शन है इज ब्रॉडकास्टेड वाया नेटवर्क. फिर नेटवर्क के वैलिडेटेड ट्रांजैक्शन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी. फिर ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द ब्लॉक. फिर ब्लॉक इज एडेड टू एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन. फिर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट. वेरी गुड मैम, वेरी गुड. तो पहले इनिशिएट हो गए अपन, फिर ब्रॉडकास्ट करेंगे वाया नेटवर्क, फिर उसको क्रिप्टोग्राफी से यूज करेंगे. फिर ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट होगा ऑनलाइन. फिर वो एड बैक होगा एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में और फिर जाके कंप्लीट हो जाएगा. और लास्ट अपना बचा है मैम, लास्ट टू लास्ट एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या है? तो एकदम सिंपल मैम, फाइनेंशियल सर्विस हो गया. फिर बाद में हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, ट्रैवल इंडस्ट्री, इकोनॉमिक फोरकास्ट. वापस क्या आएगा? फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, फिर क्या था? गवर्नमेंट, फिर ट्रैवल इंडस्ट्री और इकोनॉमिक फोरकास्ट. वंस मोर. पहले तो क्या फिर मेरे साथ रिपीट करना तो आप लोगों को भी अच्छा याद हो जाएगा. फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, हंसिए मत सर, गवर्नमेंट, ट्रैवल इंडस्ट्री, इकोनॉमिक फोरकास्ट. वापस से चलो. आज जब तक याद नहीं है तभी तक इसको रिपीट करना है. फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ट्रैवल इंडस्ट्री और इकोनॉमिक फोरकास्ट.
ओके, अभी रिस्क, अभी याद कर रहा हूँ, हाँ अभी रिस्क में आ रहा हूँ। तो रिस्क देखो, रिस्क क्या क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कंसीडर रिस्क विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव एज डिफरेंट मेंबर, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, बाय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट हो गए तेरे टेक्नोलॉजी पे। फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर एंड एनफोर्स प्रोटोकॉल अमेंडमेंट, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी याद रखो, मार्क किया उतना तो याद रखो भाई। फिर ब्लॉकचेन इन्वॉल्व्स ह्यूमंगस डेटा गेटिंग अपडेटेड फ्रीक्वेंट, क्या इंग्लिश लिखा है तो 4 पॉइंट लिखना है। ये क्या है क्वेश्चन है ना, ये रिस्क है। पक्का, यस, ठीक है। ये रिस्क है, तो पहले तो रिस्क है, तो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कंसीडर रिस्क वाइडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। फिर एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी एक पॉइंट है। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी हो गया ना भाई। और लास्ट में ह्यूमंगस डेटा गेटिंग अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। तो बहुत चार सिंपल रिस्क है। तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क पहला क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्क है वाइडर पर्सपेक्टिव में। फिर एब्सेंस सेंट्रल अथॉरिटी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होगा। लास्ट में ह्यूमंगस डेटा। तो मैम 4 पॉइंट रिपीट कर दीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, नीड टू कंसीडर रिस्क वाइड पर्सपेक्टिव। फिर रिलायबिलिटी होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। फिर एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी में टू एडमिनिस्टर एंड एनफोर्स प्रोटोकॉल। फिर बाद में ह्यूमंगस डेटा, ब्लॉकचेन क्या इन्वॉल्व करता है, ह्यूमंगस डेटा गेटिंग अपडेट फ्रीक्वेंटली। 4 पॉइंट है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो अपना वाइडर पर्सपेक्टिव से रिस्क को देखना है। फिर सेंट्रल अथॉरिटी मिसिंग है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज ऑन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी और ह्यूमन डेटा इज गेटिंग अपडेटेड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अभी कंट्रोल, लास्ट क्वेश्चन, ये देखो लास्ट एकदम लास्ट कंट्रोल क्या क्या है। तो एक तो भाई ये अपोज कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल मैनुअल टेक्निक। फिर सूटेबल डेटा एनालिटिकल प्रोसीजर शैल बी डेवलप, एनालिटिकल प्रोसीजर जो अपन बनाते हैं ना ऑडिट में वो डेवलप करना है। कम्युनिकेशन मेथड डेवलप करने है भाई। फिर लास्ट में क्या कम्युनिकेशन मेथड डेवलप करना है। फिर ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन शैल बी असेस्ड थॉरोली। और लास्ट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर दोनों को एंगेज करना है डिस्कशन में। तो कंट्रोल मैम लास्ट है। 4 पॉइंट क्या आ जाएगा, तो पहले तो अपोज टू ट्रेडिशनल मैनुअल टेक्निक, अच्छा है। तो ट्रेडिशनल मैनुअल टेक्निक को अपोज करना है अपने को। फिर 2 चीज डेवलप करना है, तो सूटेबल एनालिटिकल प्रोसीजर और कम्युनिकेशन मेथड को डेवलप करना है। फिर ओवरऑल रिलायबिलिटी देखना है और बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। पहले तो अपोज टू ट्रेडिशनल मैनुअल टेक्निक्स, फिर सूटेबल डेटा एनालिटिक्स प्रोसीजर अप्लाई करना है। फिर कम्युनिकेशन मेथड शुड बी डेवलप्ड। फिर ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन इन यूज शैल बी असेस्ड थॉरोली। फिर इंटरनल एक्सटर्नल का क्या था, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स शैल बी एंगेज इन डिस्कशन। फिर से लास्ट बार तो क्या था, कंट्रोल क्या क्या करना है, अपोज करना है ट्रेडिशनल मैनुअल टेक्निक को। फिर सूटेबल डेटा एनालिटिक्स प्रोसीजर शैल बी डेवलप्ड। फिर कम्युनिकेशन मेथड शैल बी डेवलप्ड। Overall reliability of blockchain in use shall be assessed thoroughly. फिर both internal and external auditors shall be engaged in discussion. तो ठीक है, अपोज करना है ट्रेडिशनल मैनुअल टेक्निक को, 2 चीज डेवलप करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर और कम्युनिकेशन मेथड। और फिर ओवरऑल रिलायबिलिटी देखना है और लास्ट में बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना। वेरी गुड। तो ये अपन ने चैप्टर खत्म किया फाइनली। बट ये आप लोग सोच रहे होगे कि टाइम कंज्यूमिंग है भाई। एग्जाम डे पे भी अगर तुम लोग ये भले 5 चैप्टर को 5 घंटा जा रहा है या 1.5 घंटा एक चैप्टर को नहीं जा रहा है हम लोग का, ये चैप्टर बड़ा है, 106 पेज का चैप्टर है, ठीक है। तो 1.5 घंटा भी एक चैप्टर को जा रहे हैं, तो आपका लेट्स लर्न टुगेदर में आपका एक 10 आवर्स में, चलो 2 आवर भी पकड़े तो 10 आवर्स में बच्चों का पूरा हो जा रहा है। करेक्ट। 10 आवर्स मतलब तभी के 10 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, तभी के। तो उसको अपन 1.5 पे देखेंगे तो और कम होगा। हाँ करेक्ट, 1.5 के स्पीड पे देखोगे तो आपको तो सुबह आप जब भी एग्जाम देके आ जाओगे एडवांस अकाउंट्स का, तो उसके दूसरे दिन आप अगर ये खाली लेक्चर्स इतना देख के जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सो वी आर वाइंडिंग अप, सो ऑफिशियल बाय। Guys, thank you so much, and guys do like, share and subscribe with your friends.
अभी इसको प्रॉपर अच्छी तरह से देख लेना, एग्जाम्स के बाद टाइम पे वापस दोबारा देखना। चलो ये लेक्चर्स 2-3 बार सुन लिए ना, आईटी एकदम रट्टा हो जाएगा आप लोगों यस, चलो बाय बाय वी आर एंडिंग 2 lectures, बाय। बाय।